Hi friends, I am Namrata Rodrigues. Today we are going to learn amendments of Companies Act 2013. This session is applicable only and only for IPCC November 2014. Okay? Okay, let's start on with this. First, amendments of Companies Act 2013. This is nothing but we are starting with amendments. For what? Which act? Companies Act 2013. ठीक है, अभी ये जो एप्लीकेबल है ये सिर्फ कभी एप्लीकेबल है नवंबर 2014 के बच्चों के लिए एप्लीकेबल है, मतलब मई के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा. चलो वी स्टार्ट ऑन. अभी सबसे पहले जो बेसिक चीज है ना, जो तुम्हारा कंपनी का जो है, जैसे कंपनी, व्हाट इज कंपनी, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, उसमें बेसिक कुछ चेंजेस हुआ नहीं है. हार्डली एक माइनर चेंज हुआ है. उसमें जो कंपनी का डेफिनेशन था वो अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 था. अभी सिर्फ वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 हो चुका है. तो उसमें बेसिकली कोई माइनर चेंजेस हुआ नहीं है. ठीक है, जो मेन चेंजेस हुआ है पीछे के टॉपिक्स में हुए हैं. फर्स्ट जो टॉपिक हुआ है वो टाइप्स ऑफ कंपनी. कौन से टाइप्स ऑफ कंपनीज आपको पता है? ऑब्वियसली 2 कंपनीज होते हैं, एक प्राइवेट कंपनी होता है, एक पब्लिक कंपनी होता है. तो अभी प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन में क्या चेंज हुआ है? प्राइवेट कंपनी के लिए क्या लिखा है? प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन अभी हो गया अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 68. ठीक है, अभी यहाँ पे याद रखो, जब भी कंपनीज एक्ट 2013 की बात होती है हर एक सेक्शंस चेंज हो चुके हैं, हर एक सेक्शंस में चेंजेस आए हुए. तो प्राइवेट कंपनी का अभी से डेफिनेशन हो गया है सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. मेजर क्या चेंज आया हुआ है? नॉर्मल तुमको पता है प्राइवेट कंपनी में एक रिस्ट्रिक्शंस होते हैं थोड़े और थोड़े प्रोहिबिशंस. रिस्ट्रिक्शंस कौन से होते हैं? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. आपके शेयर्स जो प्राइवेट कंपनी के हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं हो सकते हैं. यू कैन नॉट ट्रांसफर द शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी फ्रीली, राइट? तो पब्लिक कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं. अभी एक रिस्ट्रिक्शन वो सेम रहा है, बट दूसरा जो आया है लिमिट का जो रिस्ट्रिक्शन था, कितना था याद करो? 50 था. 50 से इंक्रीज हो चुका है 200, मतलब लिमिट इंक्रीज हो चुका है टू 200. तो यहाँ पे ये एक बड़ा चेंज हुआ है कि कंपनीज एक्ट 56 में 50 था और अभी 2013 में 200 लिमिट हुआ है. बट ध्यान से देखो क्या लिखा है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी. 1 पर्सन कंपनी का मतलब अ सिंगल पर्सन कैन फॉर्म अ कंपनी. तो सिंगल पर्सन के लिए इतना ज्यादा डिटेल में तुम्हारे नवंबर अटेम्प्ट के लिए नहीं है, तो सिर्फ अभी के लिए इतना याद रखो कि सिंगल पर्सन कैन इवन फॉर्म अ कंपनी. तो अगर सिंगल पर्सन बोल रहे हो तो लिमिट कहाँ से आएगा? इसके लिए क्या लिखा है? सिंगल पर्सन को छोड़ो, वो कंपनी को छोड़ो, बाकी सारे प्राइवेट कंपनीज का जो लिमिट होगा वो मैक्सिमम कितना होगा? 200 होगा. और बाकी सेम जो है वही सेम है कि पास्ट एम्प्लॉइज को इंक्लूड नहीं करने का, प्रेजेंट एम्प्लॉइज को इंक्लूड नहीं करने का, ज्वाइंट शेयर होल्डर्स को एक काउंट करने का. ठीक है, तो वहां पे कुछ चेंजेस नहीं है. नेक्स्ट उसका और एक में हम लोगों ने प्रोहिबिशन देखा था. प्रोहिबिशन का क्या मतलब होता है? आई प्रोहिबिट. देयर इज डिफरेंस बिटवीन रिस्ट्रिक्शंस एंड प्रोहिबिशन. रिस्ट्रिक्शंस में आप अलाउ करते हो बट विथ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस. ये चीज करोगे तो आप कर सकते हो, बट प्रोहिबिशन इज टोटली बैंड. आप अलाउ ही नहीं कर सकते. तो यहाँ पे एक कौन सा प्रोहिबिशन आया था? टू इनवाइट पब्लिक, बराबर ना? तो पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकता प्राइवेट कंपनी. प्राइवेट है ना, तो पब्लिक के पास कैसे जा सकता है? तो प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकता. तो पहले वाली डेफिनेशन में था प्राइवेट कंपनी शेयर्स एंड डिबेंचर्स इश्यू नहीं कर सकता और
पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकता। बट अभी शेयर्स एंड डिबेंचर्स की जगह पे क्या लिखा हुआ है, एनी सिक्योरिटीज, एनी सिक्योरिटीज। अभी यहाँ पे सिक्योरिटीज वर्ड क्यों आया, कंपनीज एक्ट 13 में अभी आप देखोगे ना, तो वहां पे जहां पे भी 56 में शेयर्स एंड डिबेंचर्स थे, कंपनीज एक्ट में 13 में वो वर्ड को रिप्लेस किया है सिक्योरिटीज ने। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटीज इज वेरी वाइड टर्म, राइट, एंड सिक्योरिटी इंक्लूड्स शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, स्टॉक, स्क्रिप्ट्स, डिबेंचर स्क्रिप्ट्स, एवरीथिंग। तो आई कैन से सिक्योरिटी के नीचे क्या आता है, शेयर्स। ओके, तो बस इतना ही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, 50 से लेके 200 लिमिट हुआ है, और शेयर्स और डिबेंचर्स वर्ड की जगह पे वो लोगों ने प्रोहिबिशन में क्या लिख दिया है, सिक्योरिटीज। ठीक है, ओके, चलो आगे। अभी दो टाइप्स ऑफ कंपनी बोला था, एक प्राइवेट कंपनी बोला था, एक पब्लिक कंपनी बोला था। तो प्राइवेट कंपनी का सेक्शन क्या बोला था मैंने, सेक्शन 2 सबसेक्शन 68। अभी पब्लिक कंपनी का क्या होगा, सेक्शन 2 सबसेक्शन 71। ठीक है, सारे सेक्शन चेंज, ये भी सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 है। क्या डेफिनेशन था प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी का, कि अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी। इधर भी वही है, सेम डेफिनेशन। बट क्या हुआ है, ये जो पैराग्राफ है, मैंने बोल्ड में जो पैराग्राफ किया है, वो बोल्ड में जो पैराग्राफ है ना, वो एक इंसर्ट हो चुका है बस, और कुछ एडिशन हुआ है, डिलीशन कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ वो एडिशन हुआ है। क्या एडिशन हुआ है, देखो। अभी मान लो सपोज एक कंपनी है, राइट, एक्स एक कंपनी है एंड वाई भी एक कंपनी है। एक्स के पास शेयर्स है, कौन सी कंपनी के शेयर्स है, वाई कंपनी के शेयर्स है। कितने, टू अटेन द कंट्रोल, राइट, कंट्रोल लेने के लिए कितने शेयर्स चाहिए पता है ना, मोर देन 50%। सपोज मान लो 51% शेयर्स है, राइट, एक्स के पास वाई कंपनी के 51% शेयर्स है। अभी एक्स होल्डिंग हो गया, बराबर, और वाई क्या हो गया, सब्सिडरी। वाई क्या हो गया, सब्सिडरी। अज्यूम करो जो एक्स कंपनी है ना, वो एक पब्लिक कंपनी है। क्या है, पब्लिक कंपनी है, ठीक है, और वाई जो है वो एक प्राइवेट कंपनी है। कैसे पता चला तुम लोग को प्राइवेट कंपनी है ये, ऑब्वियसली उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में रिस्ट्रिक्शंस एंड प्रोहिबिशंस लिखे होंगे, इसके लिए पता चला। प्लस उसके नाम के पीछे कौन सा वर्ड ऐड होगा, प्राइवेट लिमिटेड। यस, प्राइवेट लिमिटेड। इसके लिए वाई क्या बोल रही हूँ मैं, अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो, अगर सपोज मेरी होल्डिंग कंपनी पब्लिक कंपनी है बट मेरी जो सब्सिडरी है वो प्राइवेट कंपनी है, तो ऑटोमेटिकली मेरी जो सब्सिडरी है वो क्या माना जाएगा, डीम्ड टू बी पब्लिक कंपनी। डीम्ड का मतलब अज्यूम करते हुआ, एक्चुअली पब्लिक कंपनी नहीं है, इवन दो उसके आर्टिकल्स में रिस्ट्रिक्शंस होने दो, प्रोहिबिशंस होने दो, बट यहाँ पे क्या माना जाएगा, एक्स पब्लिक है ना, तो वाई होल्डिंग है, सॉरी वाई सब्सिडरी है, तो सब्सिडरी जो है वो क्या माना जाएगा, डीम टू बी पब्लिक कंपनी माना जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या लिखा है एक बार पढ़ते हैं। प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी which is a subsidiary of a company not being a private company shall be deemed to be a public company for the purpose of this act। अगर even though उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस और उसमें लिखा हुआ है तो भी वो क्या माना जाएगा, deemed to be a public company। समझ रहा? ओके, अभी यहाँ पे लाइन लिखा ना, नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी, सीधा सीधा उसका मतलब क्या, पब्लिक कंपनी, यानी होल्डिंग पब्लिक, सब्सिडरी कौन, प्राइवेट कंपनी। सिंपल। तो सिर्फ ये एक एडिशन हुआ है डेफिनेशन में और कुछ चेंजेस नहीं है, कैपिटल वन एंड द सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, ये एक और चीज हुआ है, पहले सेक्शन 631 था, कहाँ पे, कंपनीज एक्ट 56 में, उसको रिपील किया है। कौन से सेक्शन ने रिपील किया है, सेक्शन 453 ने, राइट, मतलब न्यू कंपनीज एक्ट का सेक्शन है अभी सेक्शन 453। ओके,
क्या बोलता है सेक्शन 453? कोई भी कंपनी अपने यहाँ पे पीछे प्राइवेट कंपनी कभी लिखेगी जब भी वो प्राइवेट है, और जब पब्लिक कभी लिखेगी, पब्लिक के लिए क्या लिखेगी? सिर्फ लिमिटेड वर्ड यूज करेगी। सिर्फ कौन कर सकता है? कंपनी कर सकता है जो रजिस्टर्ड है। कौन से एक्ट के अंदर? कंपनीज एक्ट के अंदर। बाकी कोई नहीं कर सकता। तुमने कभी सुना है क्या पार्टनरशिप, फर्म, प्राइवेट, लिमिटेड? नहीं होता है ना। तो फर्म, प्राइवेट, लिमिटेड ऐसा नहीं हो सकता है। सोल प्रोप्राइटरशिप, लिमिटेड ऐसा वर्ड यूज नहीं होता है, ठीक है। और अगर कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी पर्सन अदर देन कंपनी ऐसे वर्ड्स यूज करती है तो ऑब्वियसली उनको क्या लगेगा? पेनल्टी लगेगा। वो पेनल्टी क्या है? फाइन लगेगा। व्हाट इज द फाइन? वो सिर्फ एक देख लो, सिर्फ फाइन एक्सीड हो चुका है, बढ़ गया है, ऑब्वियसली वो पैसा लेंगे तो बढ़ेगा ही। तो यहाँ पे कितना बड़ा है? शैल नॉट बी लेस देन 500 रुपीज बट मे एक्सटेंड टू 2000 रुपीज। अभी तुमको लगेगा छोटा है, नहीं, एवरी डे वर्ड यूज किया है। कौन सा वर्ड यूज किया है? एवरी डे। एवरी डे का मतलब जितना दिन तुमने वो प्राइवेट, लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड यूज किया ना अपने कंपनी में, तो एवरी डे, मान लो 30 दिन के लिए किया तो कहाँ तक जा सकता है? 30 इंटू 500 मिनिमम, मैक्सिमम 30 इंटू 2000। सिंपल। तो वो जो पनिशमेंट है, फाइन है, वो इंक्रीज किया है इसमें। गुड, चलो आगे। नेक्स्ट, सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। अभी इसमें क्या हुआ है सब्सिडरी कंपनी में? सब्सिडरी कंपनी क्या होता है? बेसिकली तुमने 56 में सीखा होगा ना कि व्हाट इज सब्सिडरी, व्हाट इज होल्डिंग। अगर मैं सिंपल लॉ लैंग्वेज यूज ना करूँ, लेमैन लैंग्वेज में बोलूँ, तो नॉर्मली अगर मैंने पूछा होल्डिंग कौन होगा, सब्सिडरी कौन होगा, तो कौन होगा? तुम बोलो। अभी यहाँ पे होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होता है जो होल्ड करता है, या तो मैनेज करता है, या तो कंट्रोल करता है कोई और कंपनी को। और सब्सिडरी कौन होगा? द कंपनी विच इज बीइंग कंट्रोल्ड, ठीक है। तो होल्डिंग कौन होता है? जो कंट्रोल करता है। तो सब्सिडरी कौन होगा? जो कंट्रोल होता है, सिंपल लैंग्वेज में। तो यहाँ पे H है, यहाँ पे S है, ठीक है। यहाँ पे H इज होल्डिंग द कंट्रोल ओवर S। कैसे होल्ड कर सकता है? ये सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। कैसे होल्ड कर सकता है? सिंपली या तो मोर देन हाफ ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल यूज करेगा, ठीक है, ये तो पढ़ा होगा। टोटल शेयर कैपिटल, या तो बोर्ड कॉम्पोजिशन में होगा, सेम है कंपनीज एक्ट के हिसाब से, या तो बोर्ड कॉम्पोजिशन पे होगा। दोनों में से एक मेथड से वो होल्ड कर सकता है। अभी यहाँ पे फर्क क्या हुआ है? फर्क हुआ है टोटल शेयर कैपिटल में। यार पहले हम लोग टोटल शेयर कैपिटल में क्या लेते थे? सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल लेते थे, बराबर कि नहीं? तो अभी यहाँ पे टोटल शेयर कैपिटल में दो चीज इंक्लूड होगा। फर्स्ट, एक कौन सा चीज इंक्लूड होगा? फर्स्ट इक्विटी कैप, वो तो हो गई, इक्विटी होगा। और दूसरा कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। कौन सा होगा? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स एट अ फ्यूचर डेट, बराबर। तो अभी यहाँ पे सपोज मान लो मेरी कंपनी में 1 लाख इक्विटी शेयर्स है, ठीक है, 1 लाख कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स है और 2 लाख नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स है। तो अभी बताओ मेरा टोटल शेयर कैपिटल अगर आपको कैलकुलेट करना होगा तो कैसे करोगे? सिंपल, 1 लाख लेने का इक्विटी, 1 लाख लेने का कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन कन्वर्टेबल को इग्नोर करने का, ठीक है। कन्वर्टेबल है इसके लिए वो इक्विटी में कन्वर्ट होगा, इसके लिए हम लोग कन्वर्टेबल पोर्शन को भी इंक्लूड करते हैं। ये नया चीज आया है इन कंपनीज एक्ट 2013, बराबर। और एक गवर्नमेंट ने बोला है, पहले क्या होता था, एक कंपनी होता था, राइट, और बहुत सारे उसके सब्सिडरी होते हैं, नंबर ऑफ सब्सिडरीज होते थे, किधर भी कुछ कंट्रोल नहीं था। इसके लिए अभी क्या किया है गवर्नमेंट ने? डिसाइड कर दिया है कि हम जितना बोलेंगे उतनी ही सब्सिडरीज आपकी होनी चाहिए।
मतलब यहाँ पे एक होल्डिंग कंपनी है, राइट, उसको अगर सब्सिडरीज बनानी है, हम लोग इधर कौन सा वर्ड यूज करते हैं, लेयर्स। अभी लेयर्स का मतलब क्या है, नॉर्मल लैंग्वेज, लेयर्स का मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। वैसे यहाँ पे लेयर्स का मतलब होता है बहुत सारी सब्सिडीज। तो लेयर जितना किसने बोला हुआ है, गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है, उतने ही सब्सिडीज हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे अभी रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, किसके ऊपर, होल्डिंग कंपनी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया है कि वो अनलिमिटेड सब्सिडीज नहीं रख सकते, उनको वो रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा एज पर प्रिस्क्राइब्ड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे कैसे। फर्स्ट पॉइंट में कोई चेंजेस नहीं है। सेकंड पॉइंट में सिर्फ मैंने बोला कि टोटल शेयर कैपिटल दिया हुआ ना इधर, टोटल शेयर कैपिटल, उसमें अभी कौन सा इंक्लूड हो चुका है, इक्विटी तो था ही पहले, अभी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी उसमें इंक्लूड हो चुका है, राइट, और बाकी का सेम है। और उसके नीचे देखो जो बोल्ड में किया हुआ है, प्रोवाइडेड दैट such class or classes of holding company as may be prescribed shall not have layers of subsidiary। मतलब इतने सारे subsidiaries नहीं होने चाहिए, different layers नहीं होने चाहिए beyond the number which may be prescribed। जो prescribed किया है उससे ज्यादा subsidiaries allowed नहीं है। और नीचे जो दिया है लेयर का डेफिनेशन दिया हुआ है, लेयर इन रिलेशन टू होल्डिंग मीन्स सब्सिडरीज। ठीक है, तो लेयर का मतलब होता है सब्सिडरीज, नथिंग एल्स। ओके, तो यहाँ पे देखो वही मैंने लिखा हुआ है, रूल्स 2 सबसेक्शन 1 में क्या लिखा हुआ है, टोटल शेयर कैपिटल मीन्स इक्विटी कैपिटल प्लस कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। फाइन, ओके। ठीक है, नाउ ये एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन हो सकता है, सब्सिडरी कंपनी नॉट टू होल्ड शेयर्स इन होल्डिंग कंपनी। मतलब क्या, अगर मान लो मैं सब्सिडरी कंपनी हूँ, मेरे पास होल्डिंग कंपनी के शेयर्स होल्ड करने का परमिशन नहीं है। मतलब अगर होल्डिंग कंपनी मेरे को शेयर्स ट्रांसफर करती है या मेरे को शेयर्स अलॉट करती है, मतलब अगर मेरी होल्डिंग कंपनी किसको शेयर ट्रांसफर करती है, सब्सिडरी को शेयर ट्रांसफर करती है या सब्सिडरीज को अलॉट करती है, तो वो अलॉटमेंट या ट्रांसफर कैसा माना जाएगा, वॉइड। इसके लिए वो जैसा था वैसा ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं। चेंजेस हुआ है एक्सेप्शंस में, उसमें देखो सेकंड पॉइंट में, फर्स्ट पॉइंट में कोई चेंज नहीं है, फर्स्ट पॉइंट एज इट इज है। यहाँ पे अगर सब्सिडरी इज होल्डिंग द शेयर्स एज इन द फॉर्म ऑफ अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज पर्सन, तो वो माना जाएगा, वो अलाउड है। ठीक है, बट यहाँ पे चेंज क्या हुआ है, सेकंड में चेंज हुआ है। सेकंड क्या बोलता है, वेयर अ सब्सिडरी कंपनी होल्ड सच शेयर एज अ ट्रस्टी। ठीक है, 56 में क्या था याद करो, व्हेन अ सब्सिडरी इज होल्डिंग अ शेयर एज अ ट्रस्टी, बट अगर सब्सिडरी उसमें बेनिफिशियरी होता था तो ये एक्सेप्शन से बाहर निकल जाता था। बट यहाँ पे क्या लिखा है, अगर वो ट्रस्टी के फॉर्म में होल्ड करता है, ट्रस्टी के फॉर्म में कैसे होल्ड करेगा, मान लो सपोज यहाँ पे एक और इंडिविजुअल है, राइट, ए इंडिविजुअल ने किसको अपॉइंट किया हुआ है, हु आर द ट्रस्टी आर द पर्सन हु लुक्स आफ्टर द प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी, खुद की नहीं, किसी और की प्रॉपर्टी, मतलब हु इज टेकिंग केयर ऑफ सम अदर्स प्रॉपर्टी and looking after some others property, that is nothing but trustees। अभी यहाँ पे ए ने किसको ट्रस्टी अपॉइंट किया था, मान लो एस को ट्रस्टी अपॉइंट किया था, और ए का जो भी सिक्योरिटीज था वो किसके पास एज अ सिक्योरिटी रह रहा था, राइट, एस के पास। तो अभी यहाँ पे ए के पास ऑलरेडी कुछ शेयर्स थे, किसके शेयर्स थे, एच कंपनी के शेयर्स थे। किसके शेयर्स थे, एच कंपनी के शेयर्स थे।
ए के पास ऑलरेडी कुछ शेयर्स थे एच कंपनी के, और ए ने एज अ ट्रस्टी किसको अपॉइंट किया था, एस कंपनी को अपॉइंट किया था। इन शॉर्ट उसका मतलब क्या हुआ, ए के जो शेयर्स थे कौन सी कंपनी के, एच कंपनी के, किसके पास आए, अभी एस के पास आए, बराबर। नाउ एस इज एक्टिंग एज अ ट्रस्टी, ट्रस्टी ऑफ विच, ए, ट्रस्टी ऑफ व्हाट, ए। अभी यहाँ पे एज अ ट्रस्टी तुम होल्ड करके रख सकते हो, अलाउड है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए एक्सेप्शन, जनरल रूल क्या बोलता है, होल्डिंग कंपनी के शेयर्स सब्सिडरी होल्ड करके नहीं रख सकते, ठीक है। एक्सेप्शन का मतलब क्या हुआ, इवन दो होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशन है, स्टिल सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स अपने पास रख सकती है अगर सब्सिडरी इज इन द फॉर्म ऑफ द ट्रस्टीज, बराबर। तो ये एक मेजर चेंज हुआ है इधर, बाकी सारा का सारा डेफिनेशन वन एंड द सेम एज पर कंपनीज एक्ट 1956, और कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक। एक यही एक चेंज हुआ है, ओके। अच्छा, याद रखो, जब भी कोई भी कंपनी, कोई भी सब्सिडरी कंपनी इज होल्डिंग द शेयर इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्टी, या तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड पर्सन, तो वो होल्ड करके रख सकता है, उसको वोटिंग राइट्स मिलेगा। इक्विटी शेयर होल्ड कर रहा है ना, तो ऑब्वियसली उसको वोटिंग राइट्स मिलेगा। बट लास्ट पॉइंट जो है, लास्ट पॉइंट का मतलब क्या है, वेयर अ सब्सिडरी कंपनी इज अ शेयर होल्डर इवन बिफोर इट बिकम्स द सब्सिडरी ऑफ द होल्डिंग कंपनी। चलो ये एग्जाम्पल लेके हम लोग समझते हैं कि कैसे होता है। चलो मान लो दो कंपनी है, एक कंपनी पी है, ठीक है, और एक कंपनी क्यू है। कंपनी पी के पास कंपनी क्यू के कितने शेयर्स थे, सिर्फ 20%, सिर्फ 20%। तो अभी बताओ यहाँ पे कोई होल्डिंग एंड सब्सिडरी का रिलेशन है, नहीं। बट कंपनी क्यू के पास वही टाइम पे कंपनी पी के भी शेयर्स थे, हो सकता है ना, एक कंपनी दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती है, तो किया, कंपनी पी ने क्यू में इन्वेस्ट किया और क्यू ने पी में इन्वेस्ट किया, कितना परसेंट, चलो मान लो 3%, कितना परसेंट, मान लो 3%, ठीक है। अभी यहाँ पे थोड़े टाइम के बाद कंपनी पी ने अक्वायर करने लगा शेयर्स, किसके शेयर्स, क्यू कंपनी के शेयर्स अक्वायर करने लगा, और उसका शेयर होल्डिंग बढ़ गया, कितने से बढ़ गया, 20 से 55 हो गया। अभी देखो होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशन हुआ या नहीं हुआ, यहाँ पे पी के पास कितने शेयर्स हो गए, क्यू के 55%, यानी अभी पी क्या हो गया, होल्डिंग हो गया, और क्यू क्या हो गया, सब्सिडरी हो गया, बराबर। अभी यहाँ पे क्यू के पास ऑलरेडी पी कंपनी के शेयर्स हैं, कितने परसेंटेज, 3%। बट मुझे बता दो यहाँ पे क्यू ने जो शेयर्स लिए थे होल्डिंग सब्सिडरी के रिलेशन के पहले लिए थे या होल्डिंग सब्सिडरी के रिलेशन के बाद लिए, पहले लिए ना, तो वो रख सकता है, क्या प्रॉब्लम है उसमें, वो रख सकता है, वो वापस सरेंडर नहीं करेगा, ठीक है। बट यहाँ पे उसको वोटिंग राइट्स नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे जो ट्रस्टी के रिप्रेजेंटेटिव है उसके यहाँ पे उसको वोटिंग राइट्स मिलेगा। क्लियर अबाउट इट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बड़ा चेंज हो गया, ये बड़ा चेंज, ठीक है। तुमको सर ने या किसी ने भी सिखाया होगा ना स्टार्टिंग में कंपनीज एक्ट में, कैसे सिखाया होगा भाई, प्रमोटर तक, प्रमोटर का को तो कोई डेफिनेशन ही नहीं दिया है कंपनीज एक्ट में, करेक्ट। प्रमोटर्स का कोई डेफिनेशन नहीं दिया था कंपनीज एक्ट 1956 ने, बट 2013 ने उसको समझा और उसको प्रमोटर्स का डेफिनेशन दिया। तो ये नया पॉइंट आया है, डेफिनेशन ऑफ प्रमोटर,
ठीक है, जो पहले कंपनीज एक्ट 56 में था ही नहीं, तो ये मैं बोल सकती हूँ न्यू प्रोविजन इंसर्ट हुआ है इन कंपनीज एक्ट 2013। तो चलो एक बाय एक हम लोग देखते हैं कि प्रमोटर होता कौन है। सिंपल, आपको क्या पता है प्रमोटर्स के बारे में? प्रमोटर्स क्या होता है? हाँ, जो आइडिया डेवलप करता है, जैसे रिलायंस का कौन प्रमोटर है? धीरूभाई अंबानी। जो आइडिया डेवलप करता है धीरूभाई दैट वे, बराबर। तो अभी यहाँ पे वो आइडिया डेवलप किया, उसने पूरा रिलायंस का एम्पायर स्टार्ट किया, ही इज कंसिडर्ड एज अ प्रमोटर्स। सिर्फ आइडिया डेवलप करके बैठ गया था क्या? नहीं, उसको क्या किया था? लाया था, एग्जिस्टेंस में लाया था, इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट लिया था, बहुत सारी चीजें उसने की थी, और फिर एक कंपनी फॉर्म हुआ, ग्रुप ऑफ कंपनीज फॉर्म हुए, रिलायंस। तो वैसे ही तो यहाँ पे अभी प्रमोटर्स, मान लो मैं एक कंपनी की प्रमोटर हूँ, मतलब मैं क्या करूंगी? ऑब्वियसली आई वुड हैव अ कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी के अफेयर्स के ऊपर मेरा कंट्रोल होगा। इवन दो मैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ले लूंगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सारी पावर ऑफ अटर्नी दे दूंगी, स्टिल आई विल हैव अ कंट्रोल ओवर माय कंपनी बिकॉज दैट इज माय बेबी, मेरा बेबी है वो, तो मैं ऑब्वियसली उसके ऊपर कंट्रोल रखूंगी। ठीक है, तो जो पर्सन कंट्रोल करता है, किसको कंट्रोल करता है? मतलब मैं एक ऐसा बोल सकती हूँ, जो पर्सन कंट्रोल करता है, किसको कंट्रोल करता है? किसको कंट्रोल करता है? वो कंपनी के अफेयर्स को। किसको कंट्रोल करता है? कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करता है, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रमोटर। ठीक है, डायरेक्टली भी कंट्रोल कर सकता है, इनडायरेक्टली भी कंट्रोल कर सकता है, मतलब वो शेयर होल्डर बन जाएगा या तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हो जाएगा, तो वो क्या माना जाएगा? प्रमोटर। ठीक है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसका सुनेंगे? अपनी मर्जी से काम करेंगे? नहीं बाबा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सिर्फ और सिर्फ ये पर्सन का सुनेंगे, राइट। तो यहाँ पे जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो पर्सन का सुनते हैं उसको भी क्या माना जाता है? प्रमोटर्स माना जाता है। क्लियर इट? ओके, नेक्स्ट, और एक जिसका नाम प्रोस्पेक्टस पे लिखा गया है, राइट। प्रोस्पेक्टस पता है ना, इनविटेशन टू ऑफर, तो जिसका नाम कहाँ लिखा गया है? प्रोस्पेक्टस पे लिखा गया हुआ है, उसको भी प्रमोटर माना जाएगा। या तो जब भी कंपनी एनुअल रिटर्न फाइल करती है तो वो एनुअल रिटर्न में उसको आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब एनुअल रिटर्न में वो साइन करता है, तो भी इसको प्रमोटर माना जाएगा। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स पे उसको प्रमोटर माना जाएगा। फर्स्ट पॉइंट, कंपनी के प्रोस्पेक्टस में, राइट। सेकेंड पॉइंट, वो कंट्रोल करता है, किसके? कंपनी के अफेयर को कंट्रोल करता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसका सुन रहे हैं, जैसे वो बोल रहा है वैसे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करते हैं, तो उसको क्या माना जाएगा? प्रमोटर माना जाएगा। सिंपल, ओके। बट यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है। क्या है? देखो, तुमने बोल तो दिया कि कोई भी पर्सन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कोई भी पर्सन का मानते हैं, जिसका मानते हैं उसको क्या माना जाएगा? प्रमोटर। बट मान लो एज अ प्रोफेशन मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मेरे को अपॉइंट किया था सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेने के लिए, धीरूभाई को कहा कुछ आता था तो मेरे को अपॉइंट किया था उसने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेने के लिए, इवन सारा प्रोसेस करने के लिए, राइट फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड, टिल द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। तो मैंने जो कुछ भी बोला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मान लिया। तो क्या लगता है तुमको, मैं प्रमोटर बन गई? नहीं, बिकॉज आई एम वर्किंग इन माई प्रोफेशनल कैपेसिटी, right? I am a chartered accountant. I am giving my professional services. Against that, I am taking a remuneration. So I will not come under the definition of promoter. क्योंकि मैंने professional services provide किया है, मैं promoters नहीं हूँ, मैंने idea develop नहीं किया है। समझ रहा है? क्लियर? तो यहाँ पे promoters का definition एक बार देखते हैं। कौन सा? देखो, as per section 2 subsection 69 of Companies Act 2013, promoters means who
has been named as such in the prospectus or who is identified by the company in the annual report. मतलब जिसका नाम prospectus में हुआ है या जो साइन करता है किधर एनुअल रिपोर्ट में, एनुअल रिटर्न में, ठीक है। या तो वो भी हो सकता है, या तो who has control over the affairs of the company, who has control over the affairs of the company, डायरेक्टली होने दो इनडायरेक्टली होने दो, डायरेक्टर बनने दो शेयर होल्डर बनने दो, फर्क नहीं पड़ता। लास्ट पॉइंट देखो, इन अकॉर्डेंस विद हुज एडवाइस, directions and instruction board of directors of company are accustomed to work, मतलब जो काम करते हैं board of directors किसके एडवाइस लेके, कोई पर्सन की एडवाइस लेके, तो यहाँ पे उसको भी प्रमोटर माना जाता है। बट ये जो क्लॉज सी है ना, उसमें से ये वाइडर क्लॉज में से एक जन बाहर निकल जाएगा। कौन सा जन बाहर निकल जाएगा? जो प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसके लिए लिखा हुआ है ना यहाँ पे, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन सब क्लॉज सी शैल अप्लाई टू द पर्सन who is acting merely in a professional capacity, मतलब that person who is providing professional services would not be as a promoter. Clear it? चलो अभी अभी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक और जो मेजर चेंजेस हुए हैं ये टॉपिक में, मेजर चेंजेस, प्रोस्पेक्टस, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक है तुम्हारे यहाँ पे, कंपनीज एक्ट 56 में था, तो अभी 13 में ऑब्वियसली ऑलमोस्ट पूरा प्रोस्पेक्टस ही चेंज हो गया है। काफी रूल्स, काफी रेगुलेशंस, काफी प्रोविजंस इसमें से चेंज हो गए। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो प्रोस्पेक्टस का डेफिनेशन ही चेंज हो गया था, ठीक है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था 56 में? हमने पढ़ा था कि प्रोस्पेक्टस क्या करता है? इनवाइट करता है। किसको इनवाइट करता है? पब्लिक को इनवाइट करता है। अरे आओ हमारे शेयर्स और डिबेंचर्स लेके जाओ, बराबर ना, ऐसे इन्वेस्ट कर इनवाइट करता है। अभी यहाँ पे जब भी वो इनवाइट करता है ना, राइट, तो कैसे? मे बी अ प्रोस्पेक्टस इश्यू करके देता है, या तो कोई नोटिस देता है, या तो कोई सर्कुलर देता है, या तो कोई एडवर्टाइजमेंट देता है, बराबर ना। तो ऐसा बोलते हैं ना, नाम में क्या रखा है, तुम उसको कोई भी नाम दे दो, प्रोस्पेक्टस दे दो, तुम उसको सर्कुलर दे दो, तुम उसको नोटिस दे दो, तुम उसको एडवर्टाइजमेंट दे दो, बट अगर उसका इंटेंशन है, क्या इंटेंशन है कि प्लीज मुझे तुमको इनवाइट करना है, किधर इनवाइट करना है तुमको, कि तुम हमारे शेयर्स और डिबेंचर्स परचेज करो, तो तुम उसको प्रोस्पेक्टस बोलोगे। तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम डेफिनेशन है, बट दो वर्ड्स उसमें इंक्लूड हो चुके हैं। तुमको टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस में बोला गया होगा ना, और दो टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस होते हैं, एक रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस होता है और एक शेल्फ प्रोस्पेक्टस होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस है, ये जो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस है और ये जो शेल्फ प्रोस्पेक्टस है, दोनों वर्ड डेफिनेशन में उन लोगों ने इंक्लूड कर दिए है, बस, ठीक है। तो यहाँ पे रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस और शेल्फ प्रोस्पेक्टस दोनों वर्ड इंक्लूड कर दिया है। रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस का डेफिनेशन होगा एज पर सेक्शन 32 और शेल्फ का होगा एज पर सेक्शन 31 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। बाकी तो नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट सब सेम। और जैसे मैंने प्रीवियसली बोला था, सेम चीज वापस बोल रही हूँ मैं। वहां पे शेयर्स एंड डिबेंचर्स थे, उसको किससे रिप्लेस करोगे आप? एनी सिक्योरिटीज से। तो यहाँ पे प्रोस्पेक्टस का चलो ओवरऑल डेफिनेशन देख लेते हैं कैसा हुआ। प्रोस्पेक्टस व्हाट? प्रोस्पेक्टस मीन्स एनी डॉक्यूमेंट described or issued as prospectus, described or issued as prospectus, right? But includes what? ये नहीं था, अभी आ गया है। And includes what? Red herring prospectus referred as section 32 or shelf prospectus referred as section 31,
और एनी नोटिस सर्कुलर, ये तो था ही, any notice, circulars, advertisement or other document inviting offers from the public for subscription for the purchase of any securities, मतलब शेयर्स और डिबेंचर्स की जगह पे उन लोगों ने क्या किया, any securities। ठीक है, तो यहाँ पे इन लोगों ने प्रोस्पेक्टस का डेफिनेशन में ये दोनों को इंक्लूड कर दिया, वही चेंज हुआ है। ठीक है, अभी नेक्स्ट ये जो चेंज है ये न्यू प्रोविजन का एडिशन हुआ है। न्यू प्रोविजन का एडिशन हुआ है, उसका मतलब क्या, मतलब था ही नहीं प्रोविजन, उसको ऐड किया गया है। और कौन सा सेक्शन हुआ है, कौन सा सेक्शन हुआ है, सेक्शन 23। ये प्रोविजन था ही नहीं, इसको नया इंट्रोड्यूस किया हुआ है इन कंपनीज एक्ट 2013। क्या, देखो, मोड्स, मोड्स का मतलब क्या होता है, मेथड्स। मोड्स का मतलब होता है मेथड्स। किसके लिए मेथड, फॉर व्हाट, फॉर इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज इश्यू करने के लिए डिफरेंट मेथड प्रिस्क्राइब्ड की गई है। तो ये कौन से मेथड, कौन से सेक्शन में की गई है, सेक्शन 23। कौन से सेक्शन में, सेक्शन 23। चलो देखते हैं कौन से डिफरेंट मेथड्स है। अभी ऑब्वियसली हम लोग पहले कौन सा करेंगे, पब्लिक कंपनी का करेंगे। पब्लिक कंपनी कैसे अपना पैसा रेज कर सकती है, पब्लिक कंपनी कैसे पैसा रेज कर सकती है। फर्स्ट थ्रू पब्लिक थ्रू प्रोस्पेक्टस। टू पब्लिक थ्रू प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस का मतलब वही इनविटेशन टू ऑफर। प्रोस्पेक्टस देंगे, बोलेंगे तुम आओ और हमारे यहाँ पे कंपनी में सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके जाओ। या तो मैं बोल सकती हूँ इन सिंपल लैंग्वेज, फर्स्ट हो सकता है टू पब्लिक ऑफर, थ्रू पब्लिक ऑफर। ठीक है, अभी ये पब्लिक ऑफर में कौन से वर्ड्स इंक्लूड है, दो वर्ड्स इंक्लूड है, या तो दो टाइप्स इंक्लूड है, मैं बोल सकती हूँ। एक आईपीओ होता है, एक एफपीओ होता है। आईपीओ का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर और एफपीओ का मतलब फर्दर पब्लिक ऑफर। इनिशियल का मतलब नाम से बता सकते हो, इनिशियल मतलब क्या, स्टार्टिंग से ही हम लोग फर्स्ट टाइम मार्केट में आ रहे हैं और फर्स्ट टाइम हम लोग पब्लिक को शेयर्स दे रहे हैं, बराबर। तो ये क्या हुआ, आईपीओ। तो एफपीओ क्या हुआ, फर्दर पब्लिक ऑफर। आईपीओ ऑलरेडी हो चुका है, मतलब मेरी कंपनी ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और मैं नए शेयर्स और इश्यू करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे पब्लिक ऑफर बहुत वाइड टर्म हो गया और उसमें दो चीज इंक्लूड होता है, एक आईपीओ इंक्लूड होता है, एक एफपीओ इंक्लूड होता है, सिंपल। तो ये एक मेथड हुआ। दूसरा मेथड, ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट ना मतलब पब्लिक के पास नहीं जा रही हूँ मैं, प्राइवेटली मैं फंड्स रेज कर रही हूँ। प्राइवेटली किसके पास से रेज करूंगी, मे बी माई फ्रेंड्स, मे बी माई रिलेटिव्स, मे बी माई ग्रुप ऑफ पीपल जिसको मैं जानती हूँ। मैं उनको बोलूंगी, ए देखो तुमको मेरे पे विश्वास है ना, आके इन्वेस्ट करो मेरे पे, बस आग बंद करके मेरे कंपनी में तुम इन्वेस्ट करो। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं फंड रेज कर रही हूँ, बट मैं पब्लिक के पास जाके नहीं रेज कर रही हूँ। मैं कैसे रेज कर रही हूँ, प्राइवेटली मैं पैसा रेज कर रही हूँ। तो उसको क्या बोलेंगे, प्राइवेट प्लेसमेंट। उसको क्या बोलेंगे, प्राइवेट प्लेसमेंट। तो दो मेथड समझा, एक पब्लिक ऑफर का मेथड समझा, दूसरा प्राइवेट प्लेसमेंट का मेथड समझा। बट याद रखो, जब भी मैं प्राइवेट प्लेसमेंट वर्ड यूज करती हूँ ना, अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल को बुलाओ, पर ऐसा बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल को बुला दोगे, 1000 को बुला दोगे और बोलेगे मैंने तो प्राइवेट प्लेसमेंट किया, अरे मेरी रिलेटिव्स है, ऐसा नहीं होता ना। तो यहाँ पे एक लिमिट है। प्राइवेट प्लेसमेंट कभी माना जाएगा जब भी वो पीपल डज नॉट एक्सीड 50, मतलब 49 तक चलेगा। अगर ऑब्वियसली 49.5 तो हो ही नहीं सकता, 49 तक चलेगा, ठीक है। 49 पीपल तक
मैं इश्यू करूंगी, प्राइवेटली इश्यू करूंगी तो प्राइवेट प्लेसमेंट मानेंगे। बट लॉ क्या बोलता है कि अगर ये 49 से 50 हो गया तो हम लोग उसको प्राइवेट प्लेसमेंट मानेंगे नहीं, हम लोग उसको क्या मानेंगे, डायरेक्टली पब्लिक ऑफर मानेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये दो सीखा। उसके बाद तीसरा मोड होता है, ऑब्वियसली तुमको पता है अगर इक्विटी शेयर्स इश्यू हुआ है तो राइट इश्यूज भी हो सकता है, बोनस इश्यूज भी हो सकता है। तो तीसरा मेथड है थ्रू राइट इश्यूज एंड बोनस इश्यूज। ठीक है, तीसरा मेथड है थ्रू राइट इश्यूज एंड बोनस इश्यूज। और अगर कोई कंपनी लिस्टेड है, अगर कोई कंपनी लिस्टेड है तो ऑब्वियसली उसको किसके प्रोविजंस फॉलो करने पड़ेंगे, सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। दिस इज नथिंग बट सेक्शन 23. Section 23 says the mode for the issue of securities. First is public offer, which includes IPO, FPO. Second is private placement, जहाँ पे people should be less than 50. And last राइट इश्यूज एंड बोनस इश्यूज। और लास्ट में बोला गया है अगर कंपनी लिस्टेड कंपनी होना है तो ऑब्वियसली उसको सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि पब्लिक ऑफर में दो चीजें इंक्लूड होता है, एक आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर और दूसरा एफपीओ यानी फर्दर पब्लिक ऑफर। क्लियर? चलो नेक्स्ट, अभी क्या लिखा है, एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस। क्या लिखा है, एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, मैं प्रोस्पेक्टस इशू करूंगी, ठीक है, मैं इशू करूंगी, तुमको क्या लगता है मस्त मैं अंदर स्टेशन पे ऐसा छोटा सा बाकड़ा लेके बैठ जाएगी और प्रोस्पेक्टस इशू करने लगेगी? ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऑब्वियसली मुझे इन्फॉर्म तो करना पड़ेगा ना पब्लिक को कि हाँ यार मेरे सिक्योरिटीज आ रहे हैं मार्केट में, प्लीज आके खरीदो, प्लीज आके उसमें इन्वेस्ट करो। तो मुझे क्या देना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा। कहाँ पे, न्यूज़पेपर में। कौन से न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट मैं दे सकती हूँ, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे सकती हूँ एंड एक वर्नाक्युलर लैंग्वेज में मैं एडवर्टाइजमेंट दे सकती हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट पहले और अभी के सेक्शन में क्या फर्क है। अभी यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि एडवर्टाइजमेंट अगर आप दे रहे हो तो आपको सर्टेन थिंग्स उसमें मेंशन करना पड़ेगा, सर्टेन थिंग्स उसमें मेंशन करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, क्योंकि लॉ ने बोला है कि ये थिंग्स एडवर्टाइजमेंट में होना चाहिए। बराबर, तो यहाँ पे प्रीवियस 56 में ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। मतलब क्या बोल रहा था 56 कि आपको एडवर्टाइजमेंट देना है, आप अपनी मर्जी से एडवर्टाइजमेंट दो, क्या लिखना है क्या करना है आपकी मर्जी है, हम लोग उसमें कुछ नहीं बोलेंगे, ये इंक्लूड करो या इंक्लूड नहीं करो, इट इज नॉट मैंडेटरी। बट अभी 13 बोलता है इट इज मैंडेटरी टू गिव ऑल द इंफॉर्मेशन विच इज मेंशन इन द लिस्ट। कौन से इंफॉर्मेशन तुमको लगता है, क्या क्या इंफॉर्मेशन वो लोग दे सकते हैं, बताओ। ऑब्वियसली ये दे सकते हैं कि मेमोरेंडम का मेन जो क्लॉज होता है, कौन सा क्लॉज होता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज। कौन सा क्लॉज होता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज। तो मेन जो ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है तो वो ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या है, व्हाई द कंपनी हैज बीन फॉर्म, द पर्पस फॉर विच द कंपनी हैज बीन फॉर्म। दूसरा, मेंबर्स को जानने में बहुत इंटरेस्ट होता है कि हमारा लायबिलिटी क्या होता है, पे करना पड़ेगा ना, तो डर लगेगा ना, पैसा जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा मैंडेटरी होता है कि लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, बोल दो ना लिमिटेड है, लिमिटेड बाय शेयर्स है या लिमिटेड बाय गारंटी है, क्लियरली आपको कहाँ मेंशन करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपको मेंशन करना पड़ेगा कि कितना शेयर कैपिटल है आपकी कंपनी का, कितना ऑलरेडी शेयर कैपिटल आपने कितना ऑलरेडी इश्यू किया है वो है, और कितना शेयर कैपिटल है, और जो पर्सन ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन किया हुआ है उसका फुल एड्रेस और उसका नाम दोनों देना पड़ेगा। एंड लास्ट, कैपिटल स्ट्रक्चर, कितने प्रेफरेंस शेयर्स है, कितने इक्विटी शेयर्स हैं, वो सब चीज आपको देना पड़ेगा। मतलब क्या क्या देना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा,
लायबिलिटी ऑफ मेंबर, ऑब्जेक्ट क्लॉज, व्हाई माय कंपनी हैज बीन फॉर्म, व्हाट इज द पर्पस, ताकि वो रिस्क डिसाइड कर सके। सेकंड, लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, वो देना पड़ेगा। तीसरा, शेयर कैपिटल, कितना शेयर कैपिटल मेरा ऑलरेडी है, राइट। फिर नाम देना पड़ेगा, किसका नाम देना पड़ेगा, जिसने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में साइन किया हुआ है, उसका नाम और एड्रेस देना पड़ेगा, ठीक है। क्यों पकड़ना है ना, तो पकड़ सकते हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट, लास्ट कैपिटल स्ट्रक्चर भी दे सकते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर भी देना, मतलब कितना इक्विटी कैपिटल है, कितना प्रेफरेंस कैपिटल है, वो भी आपको एडवर्टाइजमेंट में कंपलसरी अभी देना ही पड़ेगा। पहले ऐसा कुछ नहीं था, बट अभी मैंडेटरी हो गया, ठीक है। ये एक चेंज हुआ है। ठीक, नेक्स्ट, अभी तुमने बहुत सारे टाइप्स ऑफ कंपनीज देखे होंगे। एक कंपनी होता है, सॉरी मैं मिस्टेक, तुमने बहुत सारे टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस देखे होंगे। एक होता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस, याद आ रहा है ना, शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है, बताओ रे। शेल्फ प्रोस्पेक्टस कुछ लिमिट था, किसके लिए ही अलाउड है, बाकी सब के लिए अलाउड नहीं होता है। सब शेल्फ प्रोस्पेक्टस इश्यू नहीं कर सकते। क्या था 56 में, सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग कंपनीज के लिए अलाउड थे, राइट। या तो वो कंपनी जो फाइनेंस करती थी इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए, राइट, फाइनेंसिंग कंपनीज होते थे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते थे, उनके लिए ही ये शेल्फ प्रोस्पेक्टस अलाउड था। बस वही लोग ये शेल्फ प्रोस्पेक्टस ले सकते थे। बट अभी 2013 में क्या कर दिया है, 2013 में चेंज कर दिया उन लोगों ने। क्या लिखा, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 56 है, यहाँ पे 2013 है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस में क्या चेंज हुआ है, यहाँ पे 56 में कैसा था, सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उसके लिए ही अलाउड था। बट अभी 2013 में ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं दिया है, बोला गया है क्लास और एनी क्लास ऑफ कंपनी, एक क्लास या तो क्लासेस, एनी क्लास, एनी क्लास ऑफ कंपनी, क्लास और एनी क्लास ऑफ कंपनी। कौन डिसाइड करता है ये क्लास और एनी क्लास ऑफ कंपनी? ऑब्वियसली जहाँ पे कैपिटल मार्केट की बात आएगी, सिक्योरिटीज की बात आएगी, बीच में आने ही वाला है कौन, सेबी, सेबी, ठीक है। सो क्लास और एनी क्लास ऑफ कंपनी जो कौन डिसाइड करता है, सेबी। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि सिर्फ बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ही इश्यू करना चाहिए। अगर इसने यहाँ पे सेबी ने किसी और क्लास ऑफ कंपनी का, जैसे आईटी इंडस्ट्री या टेलीकॉम, किसी का भी नाम ले लिया, प्रिस्क्राइब कर लिया, तो वो भी शेल्फ प्रोस्पेक्टस फाइल कर सकता है। तो इसके लिए यहाँ पे देखो मैंने बोल्ड में लिखा हुआ है, सेक्शन तो पहले चेंज हो ही गया, सेक्शन के साथ साथ मैंने बोल्ड में लिखा हुआ है, सेक्शन 31 है शेल्फ प्रोस्पेक्टस, आगे बोला था यहाँ पे any class or classes of company as prescribed by Security and Exchange Board of India, यानी as prescribed by SEBI। बस उतना ही चेंज हुआ है, बाकी सारा चीज, सारा प्रोसीजर वन एंड द सेम है। तो यहाँ पे सिर्फ जब भी एग्जाम में लिखोगे तो यहाँ पे कभी भी नहीं लिखना कि ये बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए ही एप्लीकेबल होगा शेल्फ प्रोस्पेक्टस। ये क्लास है एनी क्लास ऑफ कंपनी विच इज बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय सेबी, उसके लिए ये शेल्फ प्रोस्पेक्टस अलाउड है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। कौन सा था? रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, याद है? रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस में कैसा होता है? रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस कभी इश्यू होता है वो भी पता होना चाहिए। एट द टाइम ऑफ बुक बिल्डिंग। बुक बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? बुक क्या देता है यार? नॉलेज। बुक तुमको नॉलेज देता है। मेरे पास नॉलेज नहीं है, इसके लिए मैं बुक पढ़ रही हूँ ना।
मेरे पास नॉलेज नहीं है, मुझे नॉलेज को बिल्ड करना है, इसके लिए मैं क्या पढ़ रही हूँ, बुक। तो इधर भी मेरे पास नॉलेज नहीं है। किसका नॉलेज नहीं है? मेरे पास ना ही डिमांड का नॉलेज है कि मेरी सिक्योरिटीज कितने जन खरीदेंगे, एट व्हाट प्राइस खरीदेंगे, मुझे ये सब कुछ नहीं पता है। तो मैं क्या करूंगी, सिंपली मैं जाऊंगी, मैं इनको बोलूंगी कि प्लीज मेरे को तो नॉलेज नहीं है, तुम मुझे नॉलेज दो। मतलब तुम बताओ कि मेरी सिक्योरिटीज तुम कितने में खरीदोगे और कितनी खरीदोगे। मतलब वो लोग बिड करते हैं। इसके लिए यहाँ पे क्या इश्यू होता है, नॉर्मल प्रोस्पेक्टस इश्यू नहीं होता है। कौन सा प्रोस्पेक्टस इश्यू होता है? रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। तो अभी ये रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस में क्या मिसिंग होता है? रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस में क्वांटम यानी क्वांटिटी एंड प्राइस या तो प्राइस का नहीं होगा। मतलब नॉर्मल प्रोस्पेक्टस जैसा ही होता है बट इंफॉर्मेशन मिसिंग होता है, क्वांटिटी या तो प्राइस की इंफॉर्मेशन मिसिंग होती है। इसके लिए इसको क्या बोलेंगे? रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। बराबर, ये तो 56 में सीखा था बराबर अच्छे से। बट डिफरेंस क्या है? राइट, हम लोगों ने क्या बोला था कि रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करने के पहले हम लोग को सर्कुलेट करना पड़ता है। क्या सर्कुलेट करना पड़ता है? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम सर्कुलेट करना पड़ता है, बताना पड़ता है ना किसको? सब लोगों को कि मेरे को हमारे शेयर्स या हमारे डिबेंचर या हमारे कोई सिक्योरिटीज तुमको इशू करना है, ये हमारे कंपनी की इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम का मतलब क्या? मेमोरेंडम डॉक्यूमेंट, इंफॉर्मेशन का मतलब द डॉक्यूमेंट विच इज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। बराबर, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता है वो मेरे को पहले सर्कुलेट करना पड़ता था। फिर मैं रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल करती थी आरओसी में और फिर मैं आगे पूरा प्रोसेस बढ़ती थी। बट अभी वो क्या बोला है कि ऐसा कोई इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम सर्कुलेट करने की जरूरत नहीं है, खत्म। तो क्या करने का? डायरेक्टली आपको रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस इशू कर देने का, प्रोस्पेक्टस फाइल कर देने का। अभी ये रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस जैसे ही पब्लिक को इशू किया उसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा? ये रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस आरओसी में भी फाइल करना पड़ता है। कितने दिन पहले? 3 days। कितने दिन पहले? 3 days। 3 days from which date? 3 days from the date of opening of an issue। मतलब जिस दिन इश्यू ओपन होने वाला है, मान लो सपोज मेरा 15th को इश्यू ओपन होने वाला है, 15 मार्च को इश्यू ओपन होने वाला है, तो एग्जैक्टली 3 days पहले गिनो, 12। बराबर, ठीक है। बाय 12 मुझे ये रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस कहाँ फाइल करना पड़ता है? आरओसी। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा होता है। मतलब इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जैसा वर्ड ये रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस में अभी इंक्लूड नहीं होगा। जो 56 में था वो अभी 13 में नहीं होगा। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम वर्ड इधर से निकल गया। किधर भी तुमको ये स्लाइड में लिखा होगा कि इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, ये वर्ड मैंने लिखा ही नहीं है। जो फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है, मैंने क्या लिखा है? रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या है? कौन सी 2 चीज इंक्लूड नहीं होता है? देखो, क्वांटम लिखा है ना, क्वांटम and price of the securities, quantum and price of the securities। ठीक है, तो ये रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस का मीनिंग है। नीचे क्या दिया हुआ है? द रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस may be issued by a company prior to the issue of prospectus and shall be filed with the registrar। रजिस्ट्रार के पास फाइल करना पड़ेगा। तो प्रोस्पेक्टस के पहले आप क्या इशू कर सकते हो? रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, जिसमें ये 2 चीज मिसिंग होगी और वो फाइल करनी पड़ती है। कहाँ फाइल करनी पड़ती है? आरओसी में। कहाँ पे? आरओसी में। कितने दिन पहले? 3 days prior to an issue, opening of an issue। ठीक है, अभी कभी कभी क्या होता है, मैंने यहाँ पे इशू ओपन किया, ठीक है, फिर मेरे को बिड मिलता है, ये मिलता है, तब तक तो टाइम निकल जाता है। फिर मेरे को नया प्रोस्पेक्टस, फाइनल प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ता है और वो फाइनल प्रोस्पेक्टस में मुझे क्या करना पड़ता है? कुछ चेंजेस हुए होंगे। किसके बीच में? जो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस मैंने यहाँ पे फाइल किया था और जो प्रोस्पेक्टस में बाद में फाइल करने वाली हूँ, दोनों के बीच में गैप हुआ, उसके कारण कुछ फाइनेंशियल चेंजेस हुए। तो यहाँ पे वो चेंजेस इन्फॉर्म करना था। किसको इन्फॉर्म करना था? इंडिविजुअली इन्फॉर्म करना था आपको, बिडर्स को।
एज पर 56, बट अभी यहाँ से वो निकाल दिया है। मतलब आपको सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन को हाईलाइट करना पड़ता है। अरे भाई तुमको पढ़ना है तो तुम पढ़ो, हम लोग आपको इंडिविजुअली इंटीमेट नहीं करेंगे। मतलब वो जो इंडिविजुअल इंटीमेट का प्रोविजन है ना, वो यहाँ से 2013 से निकल गया है, वो है ही नहीं। इसके लिए देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, any variation between red herring prospectus and a prospectus shall be highlighted as a variation in the prospectus। सिर्फ आपको हाईलाइट करने की जरूरत है। जैसे ही क्लोज हो जाता है इश्यू, देन यू हैव टू फाइल द prospectus। जो इंफॉर्मेशन रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस में मिसिंग था, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोस्पेक्टस में डालना पड़ेगा और फिर फाइल करना पड़ेगा विद सेबी एंड विद आरओसी। मतलब ओपनिंग हो गया, यहाँ पे मान लो मेरा क्लोजिंग ऑफ इश्यू है। जैसे मेरा इश्यू क्लोज हो गया, मुझे पता चल गया ना अभी कितना डिमांड है, कितना प्राइस है। जैसे इश्यू क्लोज हो गया, ये फाइनल प्रोस्पेक्टस में फाइल कर दूंगी। सो आई विल फाइल अ व्हाट, फाइनल prospectus। I'll file final prospectus with whom? With ROC and SEBI। ठीक है, करेक्ट? ओके, तो यहाँ पे रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस में क्या डिफरेंस याद रखोगे? एक ही डिफरेंस कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम की अभी कोई जगह नहीं है, मतलब वो वर्ड ही यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। प्लस दूसरा जो वेरिएशन हुआ है वो इंडिविजुअली इंटीमेट करने की जरूरत नहीं है, वो आप सिर्फ हाईलाइट भी कर लोगे तो मोर देन इनफ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस पढ़ा था, डीम्ड प्रोस्पेक्टस। डीम्ड का मतलब होता है अज्यूम्ड, एक्चुअल प्रोस्पेक्टस नहीं होता है। फिर अज्यूम करना है, सेम प्रोविजन है, कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, बट कुछ प्रोविजन एक्स्ट्रा बढ़ गया है और कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे डीम्ड प्रोस्पेक्टस के बारे में क्या है? सेम प्रोविजंस, कुछ फर्क नहीं है, थोड़ा चीज एक्स्ट्रा बढ़ गया है। वो डीम प्रोस्पेक्टस जो साइन करना होता है, वो कौन साइन करता है? ठीक है, तुमको पता होगा ना डीम प्रोस्पेक्टस क्या होता है। सपोज मान लो मैं यहाँ पे एक इंडिविजुअल, मैं यहाँ पे एक कंपनी हूँ। ठीक है, कंपनी एक पर्सन दूसरी कंपनी को या तो एक फर्म को सारे के सारे शेयर्स अलॉट करती है, या तो कंपनी को या तो कोई फर्म को सारे के सारे शेयर्स अलॉट करती है, और फिर वो बदले में किसको देता है? पब्लिक को देता है। ऐसा क्यों किया होगा कंपनी ने? डायरेक्टली क्यों पब्लिक को नहीं दिया होगा? क्योंकि कंपनी को क्या लगेगा, अरे यार मैं डायरेक्टली पब्लिक को दूंगा ना तो प्रोस्पेक्टस के जो भी प्रोविजंस है ना, इतने स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस मेरे पे एप्लीकेबल हो जाएंगे, और कुछ भी गलती हुआ तो मेरे को तुरंत पेनल्टी लगेगा। तो बेटर मैं क्या करती हूँ, मैं एक ही जन को अलॉट करती हूँ। अभी एक ही जन को करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? प्राइवेट प्लेसमेंट, बराबर ना? क्योंकि लेस देन 50, तो एक ही जन को करेंगे। प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए तो आपको प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत ही नहीं है। तो एक ही जन को अगर मैंने किया तो मुझे प्रोस्पेक्टस इशू ही नहीं करना है। अभी ये लोग इंटर्न पब्लिक को इशू कर देंगे, बट तुम अगर शाने तो लॉ भी डेढ़ शाना। लॉ ने क्या बोला कि अगर तूने डायरेक्टली किसी को इशू किया और उसने विद इन 6 months किसी और पब्लिक को इशू कर दिया तो इसको क्या मानेंगे? डीम्ड प्रोस्पेक्टस मानेंगे। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट विच इज issued by this company or issued by this firm will be termed as deemed prospectus। बराबर ना? तो यही प्रोविजंस आपने पढ़ा होगा। तो ये पहले ऐसा कुछ नहीं था, पहले ये डीम्ड प्रोस्पेक्टस का साइनिंग का कुछ टेंशन नहीं था, मतलब कोई अलग से प्रोविजन नहीं था। बट अभी क्लियरली बोला है कि ये डीम्ड प्रोस्पेक्टस कौन साइन करेगा। ये डीम्ड प्रोस्पेक्टस अगर कंपनी है, ये ऑफर ऑफ सेल कर रही है, तो कौन साइन करेगा? एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, 2 डायरेक्टर्स साइन करेंगे। बट अगर ये फर्म ऐसा
डीम प्रोस्पेक्टस इश्यू करना है तो एटलीस्ट हाफ ऑफ द पार्टनर्स, मतलब टोटल अगर ये फर्म में 6 पार्टनर्स है तो ये डीम प्रोस्पेक्टस कौन साइन करेगा? एटलीस्ट 3 पार्टनर, एटलीस्ट 3, मतलब उससे ज्यादा कर सकते हैं, उससे कम नहीं। ठीक है, तो ये साइनिंग का एक प्रोविजन इंक्लूड किया है, बाकी सब वन एंड द सेम, तो बाकी में कोई टेंशन नहीं। चलो नेक्स्ट, अभी ये सेक्शन ऑलरेडी था, ये क्या बोलता है कि मैंने अगर पब्लिक को ऑफर किया है, क्या ऑफर किया है? सिक्योरिटीज। अगर मैंने पब्लिक को ऑफर किया है सिक्योरिटीज तो वो कौन से फॉर्म में होना चाहिए? डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म। व्हाट डू यू मीन बाय डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। जैसे पासबुक में आप कैसे करते हो, वहां पे आप पैसा भरने जाते हो 100 रुपीज और फिर दूसरे दिन 100 रुपीज आप लेके आ जाते हो, बराबर। तो वो क्या करते हो, डेबिट करेगा, क्रेडिट करेगा, क्रेडिट करेगा, डेबिट करेगा, बस इलेक्ट्रॉनिकली आपके फंड्स ट्रांसफर होते हैं इन बैंक्स। यहाँ पे इन डीमटेरियल्स फॉर्म में भी अगर आपने शेयर्स परचेस किया तो आपका अकाउंट क्रेडिट होगा, अगर आपने शेयर्स बेच दिया तो आपका अकाउंट डेबिट होगा। फिजिकली कोई शेयर्स आता नहीं है ऑब्वियसली, तो अभी फिजिकल फॉर्म में शेयर्स भी तुमको दिखने को नहीं मिलते हैं, बहुत कम मिलेंगे। फिजिकल फॉर्म में शेयर्स अभी होते नहीं है, सारे के सारे मैक्सिमम कौन से फॉर्म में होते हैं? डीमटेरियलाइज फॉर्म, जो पॉपुलरली हम उसको बोलते हैं डीमैट अकाउंट। मेरे डैड ने डीमैट अकाउंट खोला, डीमैट का मतलब है, हम लोग प्यार से उसको डीमैट बोलते हैं, फिर उसका बड़ा नाम क्या है? डीमटेरियलाइजेशन। ठीक है, क्या मतलब है उसका? डीमटेरियलाइजेशन। अभी यहाँ पे क्लियरली बोला गया है कि अगर कोई भी कंपनी पब्लिक ऑफर करती है, एवरी कंपनी, कोई भी कंपनी अगर पब्लिक ऑफर करती है तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको जो सिक्योरिटीज है वो कौन से फॉर्म में इश्यू करनी पड़ेगी? सिर्फ और सिर्फ डीमैट फॉर्म में इश्यू कर सकते हैं वो लोग, फिजिकल फॉर्म में इश्यू नहीं कर सकते। क्लियर? तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, देखो ये प्रोविजन क्या बोलता है। पहले 56 में ऐसा नहीं था, 56 में ऐसा एक लिमिट था कि ये लिमिट के ऊपर अगर आपने इश्यू किया ना तो ही आपको डीमैट फॉर्म में करना है, बट यहाँ पे अभी लिमिट दिया ही नहीं। आपका इश्यू साइज कितना भी होने दो, 1 लाख होने दो, 2 लाख होने दो, ऑब्वियसली इतना कम होता नहीं है, बट जनरली बोल रही हूँ कितना भी होने दो। सो इश्यू साइज इज इररिलेवेंट ओवर हियर। एवरी कंपनी हु इज मेकिंग अ public offer obviously they have to make in demat form। तो देखो फर्स्ट क्या लिखा है? इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म। इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म यानी डीमैट फॉर्म या तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बोल सकते हो। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन एवरी कंपनी मेकिंग पब्लिक ऑफर, एवरी कंपनी, पहले एवरी कंपनी नहीं था, पहले क्या था? एक सर्टेन लिमिट दिया था कि ये लिमिट के ऊपर अगर किया तो ही आपको डीमैट फॉर्म में करना पड़ेगा, अदरवाइज आप फिजिकल फॉर्म में कर सकते हो। ऑप्शन दिया था, बट अभी ऑप्शन ही नहीं है, कोई भी कंपनी ले लो आपको डीमैट फॉर्म में होना चाहिए। And such other classes of company as may be prescribed shall issue the security only in which form? Dematerialized form, by complying with the provision of Depository Act। एक एक्ट है जो डीमटेरियलाइजेशन को कंट्रोल करता है, डीमैट अकाउंट्स को कंट्रोल करता है, उसको बोलते हैं डिपॉजिटरी एक्ट 1996। पूरे डीमैट को यही डिपॉजिटरी एक्ट कंट्रोल करता है। नेक्स्ट लास्ट, इन अदर कंपनीज, मतलब जो पब्लिक ऑफर नहीं कर रहे हैं, इन अदर कंपनीज, वेयर एज अदर कंपनीज में कन्वर्ट द सिक्योरिटीज इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म और इश्यू द सिक्योरिटीज इन फिजिकल फॉर्म। या तो फिजिकल फॉर्म में अगर वो पब्लिक कंपनी नहीं है, पब्लिक ऑफर नहीं कर रहे हैं, तो वो डीमैट फॉर्म में भी हो सकता है या तो फिर फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज पहले ये चेंज हो गया है, एवरी कंपनी चेंज हो गया है टू एवरी कंपनी वर्ड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मिसस्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। देखो
ये पढ़ा था ना, मिस स्टेटमेंट। मिस स्टेटमेंट में दो वर्ड्स यूज होते हैं। कौन से दो वर्ड्स यूज होते हैं? एक तो फॉल्स स्टेटमेंट, गलत शलत आप बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, कंपनी लॉस में चल रहा है और आपने बोला नहीं नहीं बहुत प्रॉफिट कर रहा है, बहुत प्रॉफिट कर रहा है, तो गलत बोल रहे हो आप, तो फॉल्स स्टेटमेंट। कहाँ पे, किधर गलत बोल रहे हो? मुंह पे, माइक पे? नहीं, कहाँ पे? ऑब्वियसली प्रोस्पेक्टस में। कहाँ पे लिखते हो आप? गलत इन्फॉर्मेशन देते हो। किसको गलत इन्फॉर्मेशन देते हो? पब्लिक को आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हो। फिर सेबी भी नहीं छोड़ेगा एंड ऑब्वियसली आरओसी भी नहीं छोड़ेगा, कंपनी लॉ भी नहीं छोड़ेगा, कोई नहीं छोड़ेगा। आप गलत स्टेटमेंट दे नहीं सकते। नेक्स्ट, या तो आपने गलत स्टेटमेंट दिया या तो आपने ओमिशन किया। ठीक है, जो चीज बोलना चाहिए था आपने वो बोला नहीं, तो तुम कंपनी बाद में बोलती है अरे मैंने फॉल्स स्टेटमेंट किधर दिया, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। अरे बोला क्या नहीं? जो चीज आपको बोलना चाहिए था, जिसके कारण लोगों ने इन्वेस्ट किया है, आपने बोला नहीं, मतलब आपने ओमिट किया वो चीज, मतलब आपने क्या किया है? मिस स्टेटमेंट किया है। ऑब्वियसली यहाँ पे दोनों लायबिलिटी आ जाएगा, क्रिमिनल लायबिलिटी भी आ जाएगा एंड सिविल लायबिलिटी भी आ जाएगा। किसके ऊपर आएगा? द पर्सन हु इज साइनिंग द प्रोस्पेक्टस। जो भी पर्सन साइन करता है, इवन एक्सपर्ट्स भी साइन करते हैं। एक्सपर्ट्स ओपिनियन होते हैं ना, एक्सपर्ट्स कौन होते हैं? वैल्यूअर्स, जो वैल्यूएशन करते हैं, एक्सपर्ट्स भी साइन करेगा, उसके ऊपर भी लायबिलिटी आ जाएगा अगर प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट है तो। ओमिशन के लिए तुम लोगों ने एक फेमस केस सुना होगा, रेक्स वर्सेस क्लेंस्टेन का 56 में, ऑब्वियसली वो अभी भी है। रेक्स वर्सेस क्लेंस्टेन, उसने क्या बोला था? कंपनी इज गिविंग डिविडेंड रेगुलरली। हाँ करेक्ट, कंपनी वॉज गिविंग डिविडेंड रेगुलरली, उसमें कोई गलत नहीं था, फॉल्स स्टेटमेंट था ही नहीं। बट उसने ये बोला नहीं था कि द कंपनी इज गिविंग डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व्स। एक्चुअली तो कंपनी लॉस में चल रहा था। तो देखो आप क्या कर रहे हो, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दे रहे हो ना, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कैसा होगा? ओमिशन किया। क्या ओमिट किया? कि वो डिविडेंड कहाँ से पे कर रहा है? रिजर्व्स में से पे कर रहा है। वो उसने बोला नहीं, तो उसको क्या माना गया? मिस स्टेटमेंट माना गया। ठीक है, ऑब्वियसली दोनों लायबिलिटी आएगा, क्रिमिनल एंड सिविल। सिविल लायबिलिटी में एज सच कोई चेंजेस नहीं है, कोई मेजर सिग्निफिकेंट चेंज नहीं हुआ है। जो चेंज हुआ है वो कौन सी लायबिलिटी में हुआ है? क्रिमिनल लायबिलिटी में हुआ है। कौन सी लायबिलिटी में हुआ है? क्रिमिनल। ठीक है, क्या चेंज हुआ है? ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतना कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। लायबिलिटी क्रिमिनल, मतलब अभी आपको ऑब्वियसली किसके लिए सजा मिलेगी? जो भी आपने अनट्रू स्टेटमेंट किया है या तो ओमिशन किया हुआ है, उसके लिए आपको कौन सी सजा मिलेगी? अभी जो लायबिलिटी हो गया ना वो बहुत स्ट्रिक्ट हो गया। पहले कैसा था? 2 साल का जेल, जेल बोले तो फ्री लंच एंड डिनर जेल में मिलेगा, या तो फिर मैं बोल सकती हूँ 50,000 रुपीज तक का फाइन, या तो दोनों मिलेगा। बहुत सिंपल, बहुत कम लायबिलिटी था। बट अभी ये लोग बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए रिगार्डिंग मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। डायरेक्टली आपके ऊपर फ्रॉड का केस चला जाएगा। ठीक है, तो आपको पनिशेबल हो जाओगे अंडर सेक्शन, याद रखो प्लीज, ये सेक्शन इम्पोर्टेंट, नया इंट्रोड्यूस हुआ है, सेक्शन 447 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। मैं बाद में बताऊंगी स्लाइड्स में कि कौन सा सेक्शन, सॉरी कौन सा 44 सेक्शन में क्या क्या इम्प्रिजनमेंट होगा, क्या फाइन होगा, वो मैं बताऊंगी। ठीक है, तो अभी के लिए याद रखो, कोई भी क्रिमिनल लायबिलिटी में क्या होगा, वो जो 50,000 2 years वाला वो जो है ना, वो सब निकल गए। डायरेक्टली आपके ऊपर कौन सा केस चालू हो जाएगा? फ्रॉड का केस चालू हो जाएगा एंड यू विल बी लायबल, यू विल बी पनिशेबल अंडर सेक्शन 447। यही लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ है, क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ द मिस स्टेटमेंट एंड प्रोस्पेक्टस। कौन सा सेक्शन है? 34 states that when prospectus is issued or circulated or distributed, prospectus मैंने issue किया, circulate किया या distribute किया, जिसमें कौन से statements है? untrue statement है या तो misleading statement है। कौन से statement है? untrue statement है या तो misleading statement है। तो क्या होगा? या तो आपने कुछ ओमिशन किया हुआ है, यहाँ पे लिखा है ना, या तो कुछ आपने क्या किया है? ओमिशन किया हुआ है टू मिसलीड। एग्जाम्पल दिया था रेक्स वर्सेस क्लेंस्टेन का।
ठीक है। देन एवरी पर्सन हु इज ऑथराइज्ड टू इशू द प्रोस्पेक्टस शैल बी लायबल फॉर फ्रॉड एंड पनिशेबल अंडर सेक्शन 447, ठीक है। तो अभी छोटा मोटा लायबिलिटी नहीं है। ये सेक्शन कौन सा हो गया? 34। क्रिमिनल का सेक्शन हो गया है 34। सिविल का सेक्शन हो गया है 35। बट एज सच कोई डिफरेंस नहीं है, इसके लिए मैंने ये स्लाइड में उसको इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। तो सिविल आप वो 56 वाला ही पढ़ोगे। चलिए अभी डायरेक्टली हम जाएंगे सेक्शन 36 पे। हम लोग डायरेक्टली जाएंगे सेक्शन 36 पे। अभी 36 क्या बोलता है? 36 बोलता है कि अगर आपने किसी को फ्रॉड्यूलेंटली इंड्यूस किया, फ्रॉड्यूलेंटली का मतलब फ्रॉड करके, ठीक है, झूठ बोल के इंड्यूस कर रहे हो यानी फोर्स कर रहे हो आप कोई पर्सन को। चलो मान लो मुझे सपोज आपके ऊपर बहुत खुन्नस है, मैंने आपको इतना फोर्स किया, आपको फ्रॉड्यूलेंटली कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया और मैंने आपको बोला अरे ये कंपनी इसके सिक्योरिटीज लो, और मैंने आपको इंड्यूस करके फॉल्स स्टेटमेंट देके इन्वेस्ट करवाया। किधर इन्वेस्ट करवाया? आपको एक कंपनी के सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करवाया मैंने, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर मैंने जानबूझ के डेलिबरेटली ये काम किया हुआ है, जानबूझ के डेलिबरेटली अगर ये मैंने काम किया हुआ है, तो मेरे पे भी फ्रॉड का सेक्शन एप्लीकेबल होगा। मतलब आई वुड बी पनिशेबल अगेन अंडर सेक्शन 447, ठीक है। मतलब पेनल्टीज एंड इम्प्रिजनमेंट जो दिया हुआ है वो कहाँ दिया हुआ है? अंडर सेक्शन 447। सिंपल, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोगों ने 3 सेक्शन देखे, 34, 35, 36। अभी ऑब्वियसली यहाँ पे कोई अग्रीड पार्टी तो होगा। अग्रीड पार्टी का मतलब जिसको लॉस सफर हुआ है, राइट। मैंने फॉल्स स्टेटमेंट दिया है, या तो मैंने मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स दिया है, ओमिशंस किए हुए हैं यहाँ पे, या तो मैंने किसी को फ्रॉड्यूलेंटली इंड्यूस किया है, फोर्स किया है कि आप क्या करो, ये सिक्योरिटी लो, ठीक है, जानबूझ के, तो भी मेरे पे फ्रॉड का सेक्शन होगा। मैंने आपको ऐसा किया है तो आप मेरे अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो, ठीक है। तो केस फाइल करना कौन से सेक्शन में आ जाता है? सेक्शन 37। तो 37 क्या बोलता है? एक जन या एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा, वन पर्सन या एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इसको क्या बोलेंगे? क्लास एक्शन। क्लास एक्शन का मतलब क्या होता है? अगर एक जन एक्शन लेता है तो वन एक्शन। अगर क्लास एक्शन क्या होगा? एक से ज्यादा जन यानी नंबर ऑफ पर्सन जिसको सेम लॉस सफर हुआ है बाय वन पर्टिकुलर पार्टी, तो उसको क्या बोलेंगे? क्लास एक्शन। तो यहाँ पे सेक्शन 37 बोलता है सिंगल पर्सन या तो ग्रुप ऑफ पर्सन, राइट, कैन टेक एन एक्शन अगेंस्ट द कंपनी अगर उसने कोई मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स और वो सब दिया है तो। क्लियर? वो सेक्शन 37 बोलता है। देखो क्या लिखा है? एक्शन बाय अफेक्टेड पर्सन। अफेक्टेड पर्सन का मतलब मैंने बोला ना, अग्रीड पार्टी, द पर्सन हु हैज सफर्ड द लॉस, बराबर। दे provides that the suit may be filed or any action may be taken. The suit may be filed or any action may be taken by any person, एक person या तो group of person, एक person या तो group of person or the association of person who have been affected due to this misleading statement. Simple, which is there in prospectus. Question? Okay. Now next. चलो मान लो एक कंपनी है, दूसरा कौन सा? रिलायंस पावर। कभी नहीं शेयर्स लेना, ठीक है। रिलायंस पावर के मुझे शेयर्स लेने हैं, बहुत अच्छे शेयर्स है, मुझे शेयर्स लेने हैं। मुझे पता है कि यहाँ पे मेरे को 101% प्रॉफिट मिलने वाला है। मेरे पास तो मेरा ही एक अकाउंट है, तो मैं अपने नाम का शेयर्स लूंगी, बट मुझे और शेयर्स चाहिए, तो मैं क्या करूंगी? मैं फिक्टिशियस नेम का मतलब इल्यूजरी, राइट, जो है ही नहीं, रियल पर्सन है ही नहीं। जैसे एक्स बोल रही हूँ मैं, वाई बोल रही हूँ, हम लोग लॉ में बहुत फिक्टिशियस नाम लेते रहते हैं, एक्स वाई पी क्यू आर, ठीक है। तो ये सारे फिक्टिशियस पर्सन के नाम के
ऊपर मैं ये शेयर्स परचेस कर रही हूँ। और अगर कंपनी को पता चला तो कंपनी मेरे पे फ्रॉड का केस कर सकती है। एंड ऑब्वियसली अगर वो मेरे पे फ्रॉड का केस किया तो मेरे को सेक्शंस एप्लीकेबल हो जाएंगे और वो मेरी सिक्योरिटीज ले सकते हैं। जो भी फंड जमा किया है वो फंड भी मेरे पास से ले सकते हैं। जितना पैसा जमा हुआ है वो सारा पैसा मेरे पास से लेके डायरेक्टली कहाँ ट्रांसफर करेंगे वो लोग, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इन शॉर्ट में क्या बोल रही हूँ कि अगर मैं रियल हूँ, मैंने अपने नाम का तो सिक्योरिटी लिया है बट मैंने मल्टीपल एप्लीकेशंस दिया हुआ है किसके नाम पे, फिक्टिशियस नाम पे, और उसको शेयर्स अलॉट भी हो गए, उसको रजिस्टर भी हो गए, तो ऑब्वियसली आई एम लायबल फॉर फ्रॉड। मैंने क्या किया हुआ है, फ्रॉड कमिट किया हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे अभी यहाँ पे, अभी कंपनी मेरे अगेंस्ट केस कर सकता है, राइट। मेरे सिक्योरिटीज भी ले सकते हैं, वो सिक्योरिटीज लेके बेच भी सकते हैं। जो भी पैसा मिलता है कंपनी अपने पॉकेट में नहीं डाल सकता क्योंकि वो कंपनी का पैसा नहीं है। वो किधर जाएगा, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में जाएगा। किधर जाएगा, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। अभी ये इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड क्या होता है, जस्ट सुन लो क्या होता है। दे आर द फंड विच इज बीन एस्टैब्लिश्ड, और वो फंड में जितना भी पैसा होता है वो डायरेक्टली किधर जाता है, किसके लिए यूज होता है, इन्वेस्टर को एजुकेशन देने में, इन्वेस्टर को असिस्टेंस प्रोवाइड करने में, टेक्निकल असिस्टेंस या सेमिनार्स प्रोवाइड करने में, या कोई भी एड्स आते होंगे, सेमिनार एड्स आते होंगे टीवी चैनल्स पे, राइट, सोनी पे, सबका ऐसा तुम लोगों ने देखा होगा। इन्वेस्ट करो, ध्यान दे के इन्वेस्ट करो, अपनी आंखें खुली रखो, सबकी ताकत से भी, ऐसा करके वो जो एड्स देते हैं या प्रमोशन कैंपेन स्टार्ट करते हैं, ये फंड से ये सब जाता है। ठीक है, ओके। तो एक बार नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। कौन सा, सेकंड वाला पैराग्राफ। क्या लिखा हुआ है सेकंड वाले पैराग्राफ में, लिखा हुआ है एंड द अमाउंट सो रिसीव थ्रू डिसगॉर्जमेंट। डिसगॉर्जमेंट ये नया वर्ड आया है कंपनीज एक्ट 13 में। क्या लिखा हुआ है कि आप डायरेक्टली सिविल एक्शन मत लो, इम्प्रिजनमेंट और वो देने, सॉरी पुनिटिव सिविल एक्शन मत लो, मतलब आप पनिशमेंट के हिसाब से मत दो। आप क्या करो, सिर्फ सिविल एक्शन लो। सिविल एक्शन का मतलब जो पेनल्टीज लगता है, जो भी पैसा आपको देना भरना पड़ेगा, वो आप पैसा उसके पास से ले लो। या तो आप क्या करो, जो भी गेन हुआ है उसको, जो भी प्रॉफिट हुआ है उसको आप सीज कर लो, और जितना भी पैसा आपको मिलता है, आपको बोले तो कंपनी को मिलता है, तो वो किधर ट्रांसफर कर दो आप, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अकाउंट में आप उसको ट्रांसफर कर दो। ठीक है, तो पुनिटिव एक्शन यानी पनिशमेंट के हिसाब से आप एक्शन मत लो। जो भी गेन या तो जो भी प्रॉफिट हुआ है डायरेक्टली आप इसको IEPF अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर दो। सिंपल। अभी कब से मैं बोले जा रही हूँ ना, सेक्शन 447, सेक्शन 447, प्लीज लुक एट दिस सेक्शन 447। ठीक है, क्या है, फ्रॉड इन्वॉल्व्स पब्लिक इंटरेस्ट एनी अदर केस। अभी क्या, फ्रॉड इन्वॉल्व्स पब्लिक इंटरेस्ट मतलब इट इज हार्मफुल टू द जनरल पब्लिक। एक पर्टिकुलर सेक्शन को फायदा नुकसान नहीं हुआ है, जनरल पब्लिक को तुम्हारे फ्रॉड के कारण नुकसान हुआ है। ऑब्वियसली तुमको सजा ज्यादा मिलेगी क्योंकि एक जन पर्टिकुलर सेक्शन को नहीं हुआ है, ज्यादा जन को हुआ ना, इन पब्लिक इंटरेस्ट यानी बहुत सारे जन को हुआ ना, तो आपको इम्प्रिजनमेंट मिलेगी, राइट। इम्प्रिजनमेंट कितने साल की, मिनिमम 3 years, मैक्सिमम 10 years। और यहाँ पे इन एनी अदर केस मतलब जहाँ पे सिर्फ कुछ लोगों को ही फ्रॉड के लिए लॉस हुआ है, पूरे इन जनरल पब्लिक को लॉस नहीं हुआ है, तो उसके लिए 6 months मिनिमम एंड मैक्सिमम 10 years। और फाइन कितना लगेगा, दोनों के लिए फाइन सेम है, मिनिमम जितना फ्रॉड का अमाउंट इन्वॉल्व है वो, और मैक्सिमम 3 times ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व इन फ्रॉड। मतलब मिनिमम के लिए सपोज मान लो अमाउंट इन्वॉल्व इन फ्रॉड इज 1 crore, ठीक है, तो मिनिमम कितना मिल जाएगा, मिनिमम 1 crore पे करना पड़ेगा एज अ पेनल्टी, या तो मैक्सिमम उससे ज्यादा आपको नहीं बोलेंगे पे करने को। ठीक है, 1 crore into 3
that is 3 times of amount which is involved in fraud, that is 3 crore. तो ये मेरे एग्जाम्पल के लिए मिनिमम हुआ 1 करोड़, मैक्सिमम हुआ 3 करोड़. ये दोनों के लिए सेम है, पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व होने दो या नहीं होने दो. फर्क सिर्फ किधर है, इम्प्रिजनमेंट में फर्क है. और लॉजिकली वो तो बराबर ही है ना. पब्लिक, जनरल पब्लिक को हार्मफुल होगा तो ज्यादा मिलेगी, मिनिमम 3 मैक्सिमम 10. और जनरल पब्लिक को हार्मफुल नहीं होगा, सिर्फ सेक्शन ऑफ क्लास को या एक क्लास, पर्टिकुलर क्लास को अगर हार्मफुल होगा तो मिनिमम 6 एंड मैक्सिमम 10. क्लियर? 6 months. ना और एक टॉपिक में अमेंडमेंट हुआ है. प्रोस्पेक्टस यहाँ पे खत्म हुआ, प्रोस्पेक्टस में जितना अमेंडमेंट था वो बोल दिया. और एक टॉपिक में अमेंडमेंट हुआ है, वो है अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज बाय कंपनी. ठीक है, हम लोग पहले थोड़ा बेस देखते हैं, अलॉटमेंट का बेस क्या था बेसिकली. ठीक है, थोड़ी याद ताजा कर लेते हैं. कैसे होता है, कंपनी प्रोस्पेक्टस इश्यू करता है, कॉन्ट्रैक्ट के साथ लिंक करके देखो. कंपनी अगर क्या इश्यू करता है, प्रोस्पेक्टस इश्यू करता है, तो प्रोस्पेक्टस को हम लोग क्या बोलेंगे, इनविटेशन टू ऑफर बोलते थे ना हम लोग. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, अगर मान लो मैंने अप्लाई किया, मतलब मैंने क्या दिया कंपनी को, ऑफर. ठीक है, कंपनी ने इन रिटर्न मुझे शेयर्स अलॉट किए, इसको क्या बोलेंगे, एक्सेप्टेंस. इसको क्या बोलेंगे, एक्सेप्टेंस. ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी जब भी प्रोस्पेक्टस इश्यू करेगी तो इनविटेशन टू ऑफर, मैं एप्लीकेशन दूंगी तो ऑफर, और वो मुझे अलॉट करेगा मतलब उसने मेरा ऑफर एक्सेप्ट किया. अभी अलॉटमेंट में थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है, मैं बोल सकती हूँ उल्टा ज्यादा सिंप्लीफाइड हो गया. पहले थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, अभी ज्यादा सिंप्लीफाइड हो गया. ठीक है, इतना तो तुमको पता है, ये तो सेम ही है कंपनीज एक्ट के हिसाब से, सेम ही है. ठीक है, इतना तो पता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन आना चाहिए. ठीक है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब कितना आना चाहिए, किसने बोला है, अकाउंट्स के सर ने, नहीं रे, सेबी ने. किसने बोला है, सेबी ने. ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना, 90% आना ही चाहिए. बराबर. अभी यहाँ पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा पैसा रिफंड कर देना पड़ेगा. तो इसमें कोई चेंज नहीं है. ठीक है, तो मेरा यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है, देखो मैंने बोल्ड किया ही नहीं है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, वो सेम टू सेम है. प्रोहिबिशन ऑन अलॉटमेंट, उसका मतलब क्या, नो अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज of the company shall be offered to a public for subscription unless minimum amount has been subscribed. जब तक minimum subscription नहीं मिलेगा तब तक मैं allot नहीं कर सकती. ये तो fact है. Second, दूसरा वाला पेमेंट ऑफ अमाउंट, यानी जब भी कंपनी मुझे शेयर्स अलॉट करती है, क्या मुझे मुफ्त में अलॉट करेगी, ऑब्वियसली नहीं. तो मुझे क्या पे करना पड़ेगा, एप्लीकेशन मनी मुझे देना पड़ता है. तो वो जो एप्लीकेशन मनी रहता है वो कितना होता है, याद करो 56 में कितना था, 5% था ना. ठीक है, 5% था. इधर भी वही है 5%, कुछ चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ एडिशन हुआ है. क्या एडिशन हुआ है, 5% और अदर परसेंटेज, 5% या तो अदर परसेंटेज विच इज प्रिस्क्राइब्ड बाय सेबी.
मतलब सेबी को अथॉरिटी दे दी है, ये 5% को अगर चेंज करना है तो तुम चेंज अपने हिसाब से कर सकते हो। मतलब यहाँ पे कंपनीज एक्ट 56 में सेबी को काफी पावर दिया गया है कि आप अपने हिसाब से 5% को 3% भी कर सकते हो, 8% भी कर सकते हो, 10% भी कर सकते हो। इसके लिए देखो मैंने कौन सा वर्ड से बोल्ड किया है, 5% नहीं किया हुआ है। बोला था ना कि एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन 5%, बट यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट लेस देन 5% ऑफ द नॉमिनल अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी बट ऑल्सो सच अदर परसेंटेज, लिखा ना मैंने, सच अदर परसेंटेज और अमाउंट एज मे बी स्पेसिफाइड बाय सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड, यानी एज मे बी स्पेसिफाइड बाय सेबी। बराबर, ठीक है। अभी यहाँ पे जब मान लो सपोज मिनिमम अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया, क्या करूंगी मैं? अलॉट कर सकती हूँ? नहीं, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट में ही हम लोगों ने पढ़ लिया क्या कर सकते हैं हम लोग, अलॉट नहीं कर सकते। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रिफंड कर देना पड़ेगा पूरा पैसा। कितने दिन में? अगर सपोज मान लो दिस इज माय डेट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, मेरा ये डेट है, बराबर, डेट ऑफ इश्यू ऑफ माय प्रोस्पेक्टस, ये दिन से ले लो 30 डेज, ये दिन से ले लो 30 डेज, ये 30 डेज में मुझे मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ जाना चाहिए। पहले वो था ना 120 डेज 130 डेज, गया सब गया, भूल जाओ, ठीक है। तो अभी कौन सा आया, प्रोस्पेक्टस इश्यू करने का किया, उसके मिनिमम विद इन 30 डेज, उसके विद इन 30 डेज वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन आना चाहिए, मिनिमम अमाउंट मुझे रिसीव होना चाहिए। अगर नहीं हुआ है तो मुझे यहाँ के बाद मतलब ये पीरियड पे मुझे ये पैसा रिफंड करना पड़ेगा। अभी ये पीरियड कौन स्पेसिफाई करेगा, अगेन सेबी। कौन स्पेसिफाई करेगा, सेबी। मतलब कंपनी लॉ ने उसको स्पेसिफाई नहीं किया, सेबी स्पेसिफाई जो करेगा 30 डेज के बाद within reasonable time which is being specified by SEBI, बराबर। देखो वो थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, where no minimum amount is so received within how many periods, within the period of 30 days from the date of issue of prospectus or such other period as may be specified by SEBI, the amount received shall be returned within such time and the manner as may be prescribed। मतलब वो रिफंड कर देना पड़ेगा जो टाइम लिमिट एंड जो मैनर प्रिस्क्राइब हुआ है उस टाइम से। सिंपल। चलो, अगर कंपनी ने ये प्रोविजन फॉलो नहीं किया, मतलब डिफॉल्ट किया, तो ये लोग क्या लेंगे, पेनल्टी। थोड़ी छोड़ेंगे कंपनी को, ऑब्वियसली पेनल्टी के लिए छोड़ेंगे नहीं, बराबर लेंगे। कितना, कंपनी को भी पेनल्टी लगेगा प्लस एवरी ऑफिसर जो ये डिफॉल्ट में इन्वॉल्व है, दोनों को पेनल्टी लगेगा। इसके लिए क्या लिखा हुआ है, द कंपनी एंड इट्स ऑफिसर हु आर इन डिफॉल्ट शेल बी लायबल फॉर अ फाइन। कितना, ₹1000 एवरी डे टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यूज। मतलब अगर सपोज 30 डेज तक डिफॉल्ट कंटिन्यू हुआ तो कितना फाइन भरना पड़ेगा, 1000 रुपीज पर डे, 1000 रुपीज पर डे, यानी 30 into 1000 that is 30,000 और ₹1 लाख whichever is less, यानी मैक्सिमम 1 लाख। ठीक है, मैक्सिमम 1 लाख होगा, उससे ज्यादा आपको फाइन भरना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ये ज्यादा सिंपल हो गया एज कम्पेयर टू अपना 56। ठीक है, अभी ये भी नया आया हुआ है, सिक्योरिटी टू डील विद स्टॉक एक्सचेंज। सिक्योरिटी टू डील विद स्टॉक एक्सचेंज मतलब जब भी आप सिक्योरिटीज पब्लिक को देते हो, इट शुड बी लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज। कहाँ पे लिस्टेड होना चाहिए, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना चाहिए। कहाँ पे, स्टॉक एक्सचेंज में। कोई भी स्टॉक एक्सचेंज ले लो यार, कितने सारे स्टॉक एक्सचेंज है, BSE है, NSE है, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज है, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज है, इतने सारे तो स्टॉक एक्सचेंज है, आप कहाँ पे भी लिस्टेड कर सकते हो। बट अभी फर्क क्या हुआ है, यहाँ पे जो मैंने बोल्ड किया है वही फर्क है, यानी मैंने कौन सा वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, पब्लिक ऑफर। यानी क्या है, पहले क्या था, ऐसा था, एवरी कंपनी मेकिंग एन इश्यू, मतलब इश्यू के पहले
राइट। इश्यू के पहले मुझे क्या करना पड़ता था, लिस्टिंग का परमिशन लेना पड़ता था। मतलब इश्यू करने के पहले, मतलब मैंने पब्लिक ऑफर दे दिया है, मैंने सब कर दिया है, बट मैं जब इश्यू करने वाली थी सिक्योरिटीज, उसके पहले मुझे क्या लेना पड़ता था, स्टॉक एक्सचेंज से मुझे परमिशन लेना पड़ता था इश्यू करने के पहले। तो यहाँ पे पब्लिक ऑफर वर्ड रिप्लेस हुआ है किस वर्ड से, इश्यू से। कौन से वर्ड से, इश्यू। यानी इश्यू करने के पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन लेना पड़ेगा। अभी तो ये लोग ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए, इश्यू तो बहुत दूर की बात है, जब भी आपको पब्लिक ऑफर देना है ना, तभी आपको परमिशन लेना पड़ेगा। किधर से, स्टॉक एक्सचेंज के पास से। मान लो मैं एक कंपनी हूँ, बराबर, अभी मैं को कहाँ से परमिशन लेना पड़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज से पास से। क्या बोल के परमिशन, के मुझे पब्लिक ऑफर करना है, प्लीज आप मेरी सिक्योरिटी आपके स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर दो। तो ऑब्वियसली कान में जाके तो बोलेगा नहीं, कंपनी क्या करेगा, एप्लीकेशन देगा। किसको एप्लीकेशन देगा, स्टॉक एक्सचेंज को। स्टॉक एक्सचेंज अगर उसने उसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया, वेल एंड गुड, उसका नाम आ जाएगा लिस्ट में और ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगा। बट उसने सपोज परमिशन नहीं दिया, तो जितना भी पैसा आया है आपको वापस रिफंड करना पड़ेगा, आप अलॉट नहीं कर सकते। और अगर आपने किया तो भी वो अलॉटमेंट कैसा माना जाएगा, पढ़ा था ना कंपनी लॉ में, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, वॉइड। कैसा माना जाएगा, वॉइड, जिसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो एक बार देखते हैं ये प्रोविजन क्या बोलता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 40 ऑफ कंपनीज एक्ट 2030, एवरी कंपनी मेकिंग अ पब्लिक ऑफर, बिफोर मेकिंग सच ऑफर, क्या है, बिफोर मेकिंग सच ऑफर। पहले क्या था, बिफोर मेकिंग एन इश्यू, अभी क्या है, बिफोर मेकिंग सच ऑफर शैल मेक एन एप्लीकेशन टू वन और मोर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। मतलब ऑफर आप करो ना, उसके पहले ही आप किधर, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में चले जाओ और एप्लीकेशन दे दो। क्या एप्लीकेशन दो, कि मुझे मेरे सिक्योरिटीज आपके स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराने हैं। ठीक है, one or most recognized stock exchange to obtain the permission for the securities to be dealt with. There such prospectus has to mention the name of the stock exchange. जब भी आप prospectus issue करोगे ना, तो आपको वो stock exchange का नाम लिखना पड़ेगा जो stock exchange में आपने already application दे दिया है for listing of your securities. आपने देखा होगा ना, listing का मतलब पता है ना, वो CNBC के यहाँ पे देखते होगे नीचे सारे लाइन्स आते हैं, बहुत सारे कंपनीज के नाम आते हैं, L&T, Infosys, Reliance, Power, Reliance Infrastructure। मतलब वो क्या है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। ठीक है, मतलब वो कंपनी का नाम स्टॉक एक्सचेंज के लिस्ट में एंटर हो चुका है। चलो नेक्स्ट, एनी अलॉटमेंट मेड, एनी अलॉटमेंट मेड विदाउट परमिशन शेल बी वॉइड। मतलब अगर आपने अलॉट किया विदाउट एनी परमिशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, तो आपको क्या माना जाएगा, वॉइड। ऑल मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन शेल बी, application from the public for subscription to the security shall be kept in a separate bank account। अभी यहाँ पे देखो, जब भी मान लो मैंने तुमको सिक्योरिटीज इश्यू कर दिया, सॉरी मैंने तुम लोग को ऑफर दे दिया, ठीक है, प्रोस्पेक्टस दे दिया, तुमने मुझे एप्लीकेशन दे दिया, मैं मुफ्त में एप्लीकेशन देके क्या, नहीं ना, एप्लीकेशन मनी चार्ज करेगी, वरना सब लोग आएंगे फॉर्म भर के, फिर बाद में बोलेंगे टाइम पास के लिए इन्वेस्ट किया था। ऐसा नहीं चलता ना, इसके लिए यहाँ पे क्या बोलते हैं कि आपको एप्लीकेशन मनी भी देना पड़ता है। तो वो पैसा मैं डायरेक्टली कंपनी के अकाउंट में नहीं डाल सकती, मुझे एक सेपरेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा बैंक के साथ, और वो सारे एप्लीकेशन मनी वहां पे ही रहेंगे, वो सेपरेट अकाउंट में रहेंगे, क्योंकि अभी तक मैंने शेयर्स अलॉट नहीं किया है। जैसे मैं शेयर्स अलॉट करूंगी ना, वो पैसा आ जाएगा मेरे पास, बट जब तक शेयर्स अलॉट नहीं करती हूँ, वो पैसे को मैं हाथ तक नहीं लगा सकती। इसके लिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है ऑल द मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन फ्रॉम द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन to the security shall be kept in a separate bank account।
जब तक मैं अलॉट नहीं करूंगी वो पैसे को मैं हाथ तक नहीं लगा सकती। हाथ तक मतलब आई कैन नॉट यूज अ सिंगल पेनी आउट ऑफ दैट, राइट। और अगर मुझे किया तो ऑब्वियसली मैंने बोला फाइन लगेगा, वो तो लगाएगा ही, प्लस फ्री लंच एंड डिनर भी मिल सकता है, यानी इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, या तो दोनों हो सकता है, फाइन भी ले सकते हैं एंड इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, ठीक है। ये हो गया। तो इधर मेन डिफरेंस क्या याद रखोगे कि यहाँ पे पहले था स्टॉक एक्सचेंज का परमिशन लेना पड़ता था बिफोर द इश्यू, अभी बिफोर द ऑफर, ऑफर करने के पहले ही आपको परमिशन लेना पड़ता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, प्रोहिबिशन ऑन बायबैक ऑफ सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, बायबैक, ठीक है। ये बायबैक के 3 प्रोविजंस आपने पढ़े होंगे 56 में, ठीक है। बायबैक के 3 प्रोविजंस पढ़े होंगे, देखते हैं, चलो। चलो देखते हैं। अभी बायबैक में 3 प्रोविजंस आपने पढ़े होंगे, सेक्शन 77, सेक्शन 77A, सेक्शन 77B, ठीक है। और एक छोटा सा सेक्शन है सेक्शन 77AA, ठीक है। नॉट सो रेलेवेंट सेक्शन, बट फिर भी हम लोग वो भी पढ़ लेंगे। अभी यहाँ पे सेक्शन 77 क्या बोलता है? सेक्शन 77 बोलता है कि बायबैक इज प्रोहिबिटेड, अलाउड ही नहीं है यार, अलाउड ही नहीं है, आप अपने खुद के शेयर्स बाय नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूं? बायबैक इज प्रोहिबिटेड, बराबर। सेक्शन 77A क्या बोलता है? सेक्शन 77A बोलता है कि बायबैक इज अलाउड, अलाउड बट अंडर सर्टेन कंडीशंस, मतलब विद सर्टेन कंडीशंस, अगर वो कंडीशंस आपकी फुलफिल हुई तो बायबैक अलाउड होगा, अदरवाइज बायबैक अलाउड नहीं होगा। तो वो ये बोलता है। और सेक्शन 77B क्या बोलता है? सेक्शन 77B अगेन वापस बोलता है प्रोहिबिटेड, मतलब अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेस, अरे कंडीशन भी फुलफिल करो, सब करो, फिर भी अगर आपने ये काम किया हुआ है तो खत्म, बाय बैक आप कर नहीं सकते। मतलब अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेस बाय बैक इज प्रोहिबिटेड। वापस मैं बोल रही हूँ, ये प्रोहिबिटेड होता है, ये अलाउड होता है, मतलब ये सेक्शन 77A इज एन एक्सेप्शन टू सेक्शन 77, बराबर। अभी यहाँ पे वापस 77B क्या बोलता है? प्रोहिबिटेड, मतलब क्या? सेक्शन 77B इज एन एक्सेप्शन टू सेक्शन 77A। अभी कहाँ पे तुमको यहाँ पे प्रॉब्लम आया? ये चेंज नहीं हुआ है, कुछ चेंज नहीं हुआ है, सेम टू सेम 56 का लिखने का, ये भी चेंज नहीं हुआ है, सेम टू सेम 56 का ही लिखने का चेंज हुआ है, ठीक है। तो 77B को किसने चेंज किया है? सेक्शन 70 ने चेंज किया हुआ है। तो वो सेक्शन 70 हम लोग को अभी यहाँ पे पढ़ना है। तो मैंने यहाँ पे स्लाइड्स में 77 एंड 77A का लिखा नहीं है क्योंकि वो चेंज नहीं हुआ है, तो सेम टू सेम वही पढ़ना है। अभी इधर भी मेजर चेंजेस नहीं हुआ है, जो चेंज हुआ है सिर्फ एक पॉइंट में चेंज हुआ है, वो सी वाला जो पॉइंट मैंने बोल्ड किया है उसमें ही चेंज हुआ है, बाकी तो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। एक बार देखें सी वाला पॉइंट क्या बोलता है। सी वाला पॉइंट बोलता है, पहले तो इतना याद रखो, ये सेक्शन 77B क्या बोलता है? प्रोहिबिटेड है। कभी प्रोहिबिटेड है जब भी अंडर आपने कुछ ऐसा गलत काम किया हुआ है, अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस आपने ये काम किया हुआ है, तो वो नहीं हो सकता,
बराबर। तो यहाँ पे ए का क्लॉज सेम है, एक क्लॉज पता है हम लोगों ने अगर सपोज मान लो डिफॉल्ट किया है, किसमें डिफॉल्ट किया है, डिपॉजिट का पेमेंट नहीं किया, इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया, या तो डिबेंचर्स या तो प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम नहीं किए ऑन टाइमली बेसिस, या तो मैंने डिविडेंड टाइम पे नहीं किया, तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ मैंने डी 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 आई, ठीक है, और एक आएगा लोन्स, डी 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 आई, मतलब डांस इंडिया डांस, नहीं नहीं नहीं, डी 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 आई का मतलब क्या होता है, डी 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 आई, डी का मतलब डिपॉजिट्स, डी का मतलब डिबेंचर्स, डी का मतलब डिविडेंड, आई का मतलब इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूं डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स, डिविडेंड और यहाँ पे इंटरेस्ट। मैंने अगर डिपॉजिट लिया था पब्लिक के पास से, रीपे करना था, वो नहीं किया, मतलब मैंने डिफॉल्ट किया। सेकंड, मैंने डिबेंचर्स टाइमली रिडीम नहीं किए। आप डिपॉजिट्स को रीपे करते हो, लिया है ना, वापस दे रहे हो, मतलब रीपे करते हो। डिबेंचर्स को आप रिडीम करते हो, यानी रीपे करते हो, वही हुआ। डिविडेंड आप पेमेंट करते हो, डिविडेंड का आप पेमेंट करते हो। तो वंस यू हैव डिक्लेयर द डिविडेंड, आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। एक बार डिक्लेयर किया ना, फिर ऐसा बोल सकते हो नहीं 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 टाइम पास के लिए डिक्लेयर किया था, अभी जाने दो, अभी नहीं पे करते, ऐसा नहीं। एक बार डिक्लेयर किया तो आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो डिविडेंड का पेमेंट होता है और इंटरेस्ट का भी पेमेंट होता है और लोन का भी पेमेंट होता है। तो यहाँ पे डिपॉजिट का रीपेमेंट लिखोगे, डिबेंचर्स को रिडीम लिखोगे, ठीक है, डिबेंचर्स के लिए रिडीम लिखोगे, डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड लोन का आप क्या लिखोगे, पेमेंट। अगर मैंने ऐसे किसी में डिफॉल्ट किया हुआ है तो मैं क्या नहीं कर सकती हूँ, मैं बाय बैक नहीं कर सकती हूँ। ऐसा था ना, अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आप कर सकते हो बाय बैक। चलो मैंने डिफॉल्ट किया, मतलब मानते हो यार मैंने गलत काम किया, अरे गलत काम किया ना तो ठीक है ना, सजा भी दे दी होगी ना आपने, पेनल्टीज भी लगा दिया होगा ना, तो हर टाइम क्या कि मैं बायबैक भी नहीं कर सकती हूँ। इतना क्या जुल्म कर रहे हो मेरे पर यार। तो क्या बोला है अभी ऐसा बोला है कि यहाँ पे जिस टाइम आपने ये डिफॉल्ट किया, फिर अगर आपने बाद में पेमेंट कर दिया, मतलब आपने डिफॉल्ट क्लियर कर दिया, ठीक है। अगर आपने डिफॉल्ट क्लियर किया, जिस दिन आपने डिफॉल्ट क्लियर किया, मान लो सपोज मान लो डिपॉजिट का मुझे पेमेंट करना था, 1,2000 को मुझे पेमेंट करना था, मैंने नहीं किया, मतलब मैंने क्या किया, डिफॉल्ट किया। ऑब्वियसली मुझे पेनल्टीज लगा होगा, जो भी है पब्लिक डिपॉजिट के हिसाब से, सेक्शन 58 के हिसाब से मुझे पेनल्टीज लगा ही होगा, वो तो लगा। बट फिर बाद में मैंने बोला नहीं नहीं छोड़ो जाने दो, पैसा नहीं लेना है किसी का, माता रानी पाप देगी मेरे को, तो बेटर मैं क्या करती हूँ, मैं रीपे कर देती हूँ मेरा डिपॉजिट। और मैंने 5 महीने के बाद या 6 महीने के बाद ऑन फर्स्ट 7 मैंने क्या कर दिया, उसको रीपे कर दिया, मतलब मैंने मेरा डिफॉल्ट क्या किया, क्लियर कर दिया। अभी जिस दिन मैंने क्लियर किया उस दिन से 3 इयर्स, उस दिन से 3 इयर्स, ठीक है, जिस दिन मैंने क्लियर किया उस दिन से 3 इयर्स गिनो, ठीक है। 3 इयर्स तक मैं बाय बैक नहीं कर सकती हूँ। वंस दिस 3 इयर्स हैज बीन लैप्स्ड, खत्म हो गया, उसके बाद अगेन मैं बाय बैक कर सकती हूँ। मतलब मैंने जो डिफॉल्ट किया था वो डिफॉल्ट का कितना टाइम पीरियड तक मैं बाय बैक नहीं कर सकती हूँ, 3 साल। उसके बाद जैसे 3 साल खत्म हो गए मैं बाय बैक कर सकती हूँ। क्लियर? देखो क्या लिखा हुआ है, सी पॉइंट, A and B same as 56, no changes. C, when the company has defaulted in the repayment of deposit or interest thereon, repayment of deposits or interest thereon, redemption of debentures, redemption of debentures or preference shares, or the payment of dividend or repayment of लोन और इंटरेस्ट देयरऑन टू एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो आप बाय बैक नहीं कर सकते। बट नीचे क्या लिखा हुआ है, दिस प्रोहिबिशन द प्रोहिबिशन इज लिफ्टेड इफ द डिफॉल्ट हैज बीन रेमेडिड, यानी यू हैड मेड गुड, मतलब यू हैव
मेड गुड का मतलब आपने डिफॉल्ट क्लियर कर दिया, ठीक है, मेड गुड। एंड द पीरियड ऑफ 3 years हैज बीन लैप्स्ड आफ्टर सच डिफॉल्ट सीज टू सबसिस्ट। सबसिस्ट का मतलब एग्जिस्ट, जैसे ही खत्म हो गया आपका डिफॉल्ट, मतलब आपने रिपे कर दिया, उससे विद इन 3 years, 3 years तक कुछ नहीं कर सकते, विद इन 3 years तक, बट 3 years के बाद आप वो बाय बैक कर सकते हो। सिंपल। तो ये एक चेंज हुआ है जो कंपनीज एक्ट 56 में ऐसा नहीं था। ओके, नाउ यहाँ पे डी पॉइंट में एक और, एवरीथिंग इज वन एंड द सेम, एनुअल रिटर्न इज वन एंड द सेम, पनिशमेंट फॉर द फेलियर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सारे सेक्शंस वन एंड द सेम है। सिर्फ एक नया इंट्रोड्यूस किया है, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। मतलब आपने अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है, डिफॉल्ट करते जा रहे हो कंटिन्यूसली, तो ऑब्वियसली आप बाय बैक कर नहीं सकते। तो एक पॉइंट वो इंक्लूड हुआ है, बाकी वन एंड द सेम है। और इधर प्रोहिबिशन सेक्शन 77B को किसने रिप्लेस किया? सेक्शन 70 ने रिप्लेस किया। तो अभी ये सेक्शन 70 में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको कौन सा पॉइंट देखना है? सी वाला पॉइंट। याद रखो कि अगर मैंने डिफॉल्ट किया है, वेरी गुड, बट बच्चे की जान लोगे क्या? जैसे ही डिफॉल्ट किया, जैसे ही रिपे कर दिया, 3 साल के बाद मैं वापस बाय बैक कर सकती हूँ। क्लियर? अच्छा, मैंने बोला एक छोटा सा सेक्शन है, सेक्शन 77AA इसका था, ठीक है, उसको अभी किसने रिप्लेस कर दिया हुआ है? सेक्शन 77AA क्या बोलता था? बहुत छोटा सा था, इम्पोर्टेंट भी नहीं था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। सेक्शन 77AA क्या बोलता था? ये आप करते भी होंगे, अकाउंट्स में करते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी अकाउंट्स में आपको बायबैक और शेयर्स का होगा ना सम्स, तभी आप करते होंगे कि अगर आप सपोज बायबैक फ्री रिजर्व से करते हो, फ्री रिजर्व से करते हो, तो आपको जितना भी फ्री रिजर्व्स आपने यूज किया हुआ है, आपको किधर ट्रांसफर करना पड़ेगा? CRR अकाउंट, यानी कैपिटल रिडम्पशन अकाउंट में आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो कैपिटल रिडम्पशन अकाउंट क्यों यूज हो सकता है? ओनली एंड ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। मतलब फुली पेड बोनस शेयर्स इश्यू करने के लिए ही CRR यूज हो सकता है। अभी क्या हो गया? सेक्शन 77AA का चेंज हो गया, सेक्शन ही चेंज हो गया। उसकी जगह पे क्या आया? उसकी जगह पे आया सेक्शन 69। क्या बोलता है? बायबैक के लिए जो भी फ्री रिजर्व्स यूज किया एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में से भी जितना पैसा गया है, मतलब यहाँ पे सिर्फ फ्री रिजर्व था, यहाँ पे क्या एडिशन हो गया? सिक्योरिटी प्रीमियम भी एडिशन हो गया। वो दोनों ट्रांसफर होना चाहिए CRR, और वो यूज होगा फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, ठीक है, क्लियर? तो ये फर्क है। SP यानी सिक्योरिटी प्रीमियम भी अकाउंट इंक्लूड हो गया। तो मैंने वही बोल्ड किया हुआ है, देखो, आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्लियर?